नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, 16 अगस्त को चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव की घोषणा की थी, आपको याद होगा। और जम्मू कश्मीर और हरियाणा, इसके बाद जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव, 18 तारीख को, 25 तारीख को और 1 तारीख को, यानी 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में चुनाव और 1 अक्टूबर को ही हरियाणा में चुनाव की घोषणा हुई थी। लेकिन इसके बाद बीजेपी के कुछ लोगों ने, बीजेपी नेताओं ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी, गुजारिश की कि आप इस 1 तारीख वाले चुनाव को आगे बढ़ा दीजिए। चुनाव आयोग को यह दलील दी गई कि चूंकि एक लंबी वीकेंड छुट्टी है, इसलिए सितंबर के आखिर में और लोग वोटिंग न करके वो बाहर निकल जाएंगे, चुनाव नहीं कर पाएंगे, इसलिए जरूरत है कि ये चुनाव 1 तारीख की जगह पे किसी और तारीख को की जाए। और अभी अभी सूचना ये मिली है, खबर ये आई है कि चुनाव आयोग ने ये चुनाव आगे बढ़ा दिया है, यानी अब 1 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव ना होकर 5 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव होगा और 8 अक्टूबर को दोनों राज्यों के चुनाव की काउंटिंग होगी। जो चुनाव हुए हैं, मतों की गणना होगी, मतगणना होगी 8 अक्टूबर को, यानी अब 4 अक्टूबर की जगह 8 अक्टूबर को मतगणना और हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव। क्या कहानी यहीं पे खत्म है? नहीं, यहां खत्म नहीं है, यहां से कहानी की शुरुआत होती है। शुरुआत कैसे होती है, जरा आगे बढ़ते हैं, न्यूज पॉइंट के जरिए हम लोग बात करेंगे ही। दरअसल इस बार के विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए शुरू होने से पहले ही मुसीबतों का संदेश लेकर आ चुके हैं। कल से सितंबर शुरू हो रहा है और इसी महीने, जैसा मैंने पहले कहा कि सितंबर महीने में पूरे 10 साल बाद जम्मू कश्मीर के लोग अपनी सरकार चुनने जा रहे हैं। जाहिर है कि यहां की जनता के साथ साथ राजनीतिक दलों के लिए भी बड़ा मौका है ये। लेकिन बीजेपी इस बड़े मौके पर चौका मारने से पहले ही रन आउट होती हुई दिखाई दे रही है। जैसे क्रिकेट में ज्यादा रन बटोरने के चक्कर में खिलाड़ी मौके पर क्रीज पर नहीं पहुंच पाते हैं और रन आउट हो जाते हैं, वैसा ही हाल दोस्तों बीजेपी का हो रहा है। दरअसल इस समय टिकट बंटवारा ही पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बनता हुआ दिख रहा है। बीजेपी की पहली सूची के आने के साथ ही आपने देखा कि नाराजगी का सिलसिला जो शुरू हुआ था वो अब भी खत्म नहीं हुआ है। आज ही सांबा जिले के अध्यक्ष कश्मीरा सिंह ने पार्टी यानी बीजेपी छोड़ दी और बहुत दुखी मन से उन्होंने बताया कि पार्टी को खड़ा करने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की, लेकिन टिकट देने की बारी आई तो बाहरी नेताओं को मौका मिल गया। दरअसल बीजेपी के सीनियर नेताओं के टिकट न मिलने की नाराजगी बढ़ती जा रही है। जरा सुन लीजिए कश्मीरा सिंह कह क्या रहे हैं, सुनिए जरा। कश्मीरा सिंह, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सांबा, अपने पद से त्याग पत्र दे रहा हूं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से। ऐसी क्या वजह रही? क्यों? वजह इसकी, पिछले 40-42 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी के, आप सब लोगों को पता है, जुड़ा हुआ हूं और लगातार भारतीय जनता पार्टी का काम 40 साल से हर पार्टी के हर ओहदे पर मैं रहा हूं। बूथ अध्यक्ष से मैंने काम शुरू किया था, मंडल अध्यक्ष, जो भी ओहदे पार्टी के, जनरल सेक्रेटरी पार्टी का, डिस्ट्रिक्ट का, युवा मोर्चा का, जिला अध्यक्ष, पंचायती राज सेल का मैं कन्वीनर रहा प्रदेश का, नेशनल काउंसिल मेंबर रहा 5 साल, 12 में भी मैं जिला अध्यक्ष था और अब दूसरी बार फिर जिला अध्यक्ष बना। और संघर्ष करके 42 साल में जितना संघर्ष करके साथियों आज भारतीय जनता पार्टी जिस मुकाम पर पहुंची है, वहाँ मैंने बहुत संघर्ष किया है पार्टी के लिए। 42 साल जब पार्टी का कोई पूछता नहीं था भारतीय जनता पार्टी को, जब कहीं हिंदुस्तान में कोई किसी किस्म का कोई सरकार, तो जब हिंदुस्तान में कोई नहीं जानता था, 40-45 साल पहले से ये जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से और आप जानते हैं 44 साल हो गए, यानी शुरुआती दिनों से ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। जम्मू का मामला, सांबा का मामला और उधर 50 साल से बीजेपी के साथ रहे, बीजेपी और उससे पहले जनसंघ आप जानते हैं, उसके साथ रहे चंद्र मोहन शर्मा ने भी पार्टी छोड़ दी है। और इसके साथ, इसके अलावा कटरा की वैष्णो देवी सीट से रोहित नेता जो हैं वो रोहित दुबे भी नाराज बताए जा रहे हैं।
इस नाराजगी के बीच जम्मू कश्मीर में क्या उपराज्यपाल के भरोसे बीजेपी चुनाव जीतने का दावा कर रही है, यह देखना होगा दोस्तों। इधर हरियाणा में भी जैसा आपने देख लिया कि बीजेपी के कहने पे चुनाव आयोग ने अपना काम कर दिया है। चुनाव आयोग ने 1 तारीख को नहीं बल्कि अब 5 अक्टूबर को एक चरण में ही चुनाव खत्म करवाएगा, जो पहले भी यही होना था। और अब 4 अक्टूबर को काउंटिंग नहीं होगी बल्कि अब 8 अक्टूबर को काउंटिंग होगी दोनों राज्यों के चुनावों की। तो इधर हरियाणा में भी बीजेपी के लिए जमीन लेकिन काफी पथरीली हो चुकी है। आज ही मॉब लिंचिंग की एक खबर आई है हरियाणा से, जिससे पता चल रहा है कि चुनाव में सांप्रदायिकता का रंग चढ़ाने की तैयारी हो गई है। और ऐसा तभी होता है जब डर हार का सामने हो, यानी कि डर जो है वो हार का हो, यानी हार का डर है और आप सांप्रदायिकता जैसे तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा में किसानों और पहलवानों के मुद्दे पर बीजेपी पहले से ही घिरी हुई है, आप सब देख ही रहे हैं। और आज इन दोनों की आवाजें, यानी पहलवान और किसान दोनों की आवाजें शंभू बॉर्डर में एक साथ उठी। दरअसल शंभू बॉर्डर में किसानों के धरने को 200 दिन पूरे हो गए हैं और इस मौके पर विनेश फोगाट किसानों का साथ देने पहुंची थी। विनेश फोगाट ने कहा है कि मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि उन्हें यानी किसानों को सुनना चाहिए। उन्होंने पिछली बार अपनी गलती स्वीकार की थी, उन्हें अपने वादे पूरे करने चाहिए। अगर लोग इस तरह सड़कों पर बैठे रहेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। यह सब कुछ कह रही थी आज विनेश फोगाट। आइए जरा सुन लेते हैं विनेश फोगाट की जुबानी शंभू बॉर्डर पर पहुंचकर उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या कुछ देखा, सुनिए जरा। दुख होता है देख के, सभी देश के नागरिक हैं और किसान ही है तो देश को चलाता है ना। इनके बिना तो कुछ भी नहीं है। हम खिलाड़ी भी नहीं है, अगर ये हमें खाना ना दे तो हम भी नहीं कम्पीट कर पाते हैं। तो बस लाचारी महसूस होती है कई बार कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं। हम देश को रिप्रेजेंट करते हैं इतने बड़े बड़े लेवल पे, लेकिन अपने परिवार को दुखी देख के हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो बस सरकार से यही निवेदन है कि सुनना चाहिए। जैसे आपने पिछली बार अपनी गलती मानी थी, आपने माना था कि कुछ गलत हुआ है, उसके बाद आपने जो वादे किए थे वो पूरे करने चाहिए। और ऐसे मतलब हमारा देश ऐसे उन्नति नहीं करेगा अगर हमारे अपने लोग ऐसे सड़कों पे बैठे रहेंगे, तो देश को भी नुकसान होता है इस चीज से। आपको लगता है कि 200 दिन कैसे पूरे हो गए, लगातार किसान मांग कर रहे हैं अपनी मांगों के बाद? तो आप सुन रहे थे विनेश फोगाट को। विनेश फोगाट ने जिस तरह मोदी को उनकी पिछली माफी की याद दिलाई है, उससे पता चलता है दोस्तों कि हरियाणा में इस बार जनता किसानों और पहलवानों के मुद्दे पर बीजेपी को माफी से कम और कुछ नहीं चाहती। जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों चुनावी राज्यों में बीजेपी फंसी हुई है। ऊपर से राहुल गांधी की विदेश यात्रा की खबर से भी बीजेपी खेमे में खलबली शुरू हो गई है। दरअसल आप जानते हैं कि 8 से 10 सितंबर तक यानी 3 दिनों के लिए राहुल गांधी अमेरिका जा रहे हैं, जहां डलास और वाशिंगटन डीसी में उनके अलग अलग कार्यक्रम हैं। राहुल गांधी वाशिंगटन डीसी में फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। राहुल गांधी की यात्रा के बारे में ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने एक वीडियो जारी करके पूरी जानकारी दी है। आइए जरा सुन लेते हैं सैम पित्रोदा क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा पे, सुनिए। Mr. Rahul Gandhi has become the leader of the opposition. I, as chairman of the Indian Overseas Congress, with presence in 32 countries, been bombarded with requests from Indian diaspora, diplomats, academicians, businessmen, leaders, international media, and many others for interactions with Mr. Rahul Gandhi. Now he's coming to the US for a very brief visit. He'll be in Dallas on September 8th and will be in Washington, D.C. on September 9th and 10th. In Dallas, we'll have interactions with University of Texas, students, academicians, community people. We'll have a very large community gathering. We'll meet some technocrats, and then we'll have a dinner with the leaders from Dallas area. Next day, we will go to Washington, D.C., where we plan to have similar interactions with variety of people, including again think tank, National Press Club, and others. There are a lot of events planned with variety of people because we find that people also have interest in the states we run with Congress, government, especially Bangalore, Hyderabad, and hopefully if we be in Maharashtra, interest in Mumbai, Pune, and Gurgaon. These are really the business cities of the country with a lot of focus on technology. So we see great interest in conversations from business and technology community as well. We look forward to a very successful visit and we look forward to
तो सैम पित्रोदा को आप सुन रहे थे, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा, और राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा की पूरी जानकारी यहां दे रहे हैं कि क्या कुछ करने वाले हैं, 8 तारीख को कहां रहेंगे, 9 और 10 तारीख को कहां रहेंगे, ये सारी बातें यहां बताते हुए, और इस दौरान क्या कुछ करने वाले हैं राहुल गांधी। एक छोटी सी शॉर्ट यात्रा राहुल गांधी की है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है, यह बात यहां बताते हुए इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा। पिछली बार तो राहुल गांधी केवल सांसद के तौर पर यहां पहुंचे थे, अमेरिका पहुंचे थे, आपने देखा था, लेकिन इस बार राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के रूप में पहुंच रहे हैं, तो उनकी कही हर बात का वजन बढ़ जाएगा और दुनिया में उसे ध्यान से सुना भी जाएगा। और राहुल गांधी जब कहते हैं, कुछ बोलते हैं, तो उसे ऐसे भी ध्यान से सुनने की कोशिश दुनिया करती ही है। लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं, वो भी विदेश यात्रा पे जा रहे हैं, लेकिन वो 8 और 10 को नहीं, बल्कि वो अभी जा रहे हैं, 3 तारीख को जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। 3 तारीख को निकल रहे हैं ब्रुनेई और सिंगापुर की यात्रा पर नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। तो सिंगापुर और ब्रुनेई, पहले ब्रुनेई जाएंगे फिर सिंगापुर जाएंगे। इन दोनों देशों की यात्रा पे, 2 दिवसीय यात्रा पर नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। 5 तारीख को लौट के आ जाएंगे, 8 तारीख को राहुल गांधी जाएंगे। अब देखना होगा दोस्तों कि दोनों नेताओं की विदेश यात्रा का देश की सियासत पर क्या असर पड़ता है। ऐसे भी आप जानते हैं कि राहुल गांधी बाहर जाते हैं तो देश की सियासत में तहलका मच ही जाता है। तो क्या इस बार भी कुछ होने वाला है? चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी का विदेश दौरा जो है वो क्या गुल खिलाता है यहां देश में, ये देखेंगे। और उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्राएं दिसंबर तक लगातार हैं, उसकी चर्चा हम लगातार करते भी रहेंगे। लेकिन फिलहाल सवाल यही है कि क्या बीजेपी इस बार चुनाव में अपने साथ खेला होने से रोक पाएगी या रन आउट होकर पैवेलियन लौटेगी? एक बड़ा सवाल है। सवाल यह भी है कि आखिर क्या कारण है, क्या चुनौती, क्या मजबूरी थी चुनाव आयोग को कि 1 अक्टूबर के चुनाव, हरियाणा के चुनाव को 5 अक्टूबर को करना पड़ रहा है। और काउंटिंग जो 5 की जगह 6 को भी कर सकते थे, चलिए आपने 1 की जगह 5 को चुनाव करवाना वहां मुनासिब समझा, लेकिन 5 की जगह 6 अक्टूबर को क्या आप काउंटिंग नहीं करवा सकते थे? उसके लिए 8 अक्टूबर तक इंतजार करने की जरूरत क्यों पड़ी? और क्या यहां से हरियाणा के चुनाव में कुछ खेला करने की कोशिश में है बीजेपी? लेकिन उससे पहले आखिर क्यों बीजेपी में चुनाव से पहले बगावत के सुर मजबूत हो गए हैं? आपने सुन लिया, देख लिया जम्मू कश्मीर में जो हाल है, और यही सूरत हाल हरियाणा में भी है। और हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चूंकि चुनाव है, लेकिन जहां चुनाव नहीं है, आने वाले समय में चुनाव है, वहां भी यही हाल है। चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, इन सब के बीच विपक्ष क्या कुछ कर रहा है, सत्ता पक्ष कैसे परेशान है, इन तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। आइए जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम वरिष्ठ साथियों को। और देखिए इस वक्त हमारे साथ 2 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, अमलिंदु उपाध्याय जी और प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। प्रशांत टंडन जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। हरियाणा में चुनाव की घोषणा पहले 1 तारीख को हुई, अब 5 तारीख को चुनाव है और 8 तारीख को दोनों राज्यों की काउंटिंग है, कैसे देखा जाए इसको? देखिए राजीव जी, कुछ फेस्टिवल का हवाला दिया गया है, कोई स्थानीय फेस्टिवल है और उसका हवाला दिया गया है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जरा निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए दोबारा। आपको याद होगा राजीव कुमार ये कह रहे थे कि हम जब चुनाव की तैयारी करते हैं तो हम ये देखते हैं कि छुट्टियां कब हैं, लोगों के त्यौहार कब हैं, और तमाम चीजों का हम अध्ययन करके तब तारीखों का ऐलान करते हैं जी। बारिश कब है, फसल कब है, तमाम चीजों का अध्ययन करते हैं वो। तो जब वो हरियाणा का अध्ययन कर रहे थे तो उनको उस स्थानीय फेस्टिवल की जानकारी नहीं मिली। हर जिले में चुनाव अधिकारी होता है, स्टेट का ऑफिस होता है चुनाव आयोग का, उनको नहीं मालूम पड़ा। बीजेपी ने जब फरमाइश की तो इनको सुनाई पड़ गया और तब इन्होंने हवाला दिया कि पोल परसेंटेज गिर जाएगा, क्योंकि बीजेपी का मतदाता हो सकता है उस दिन उपलब्ध ना हो। तो चुनाव आयोग किसके लिए काम कर रहा है? अब बाद में आप देखिए कि जितने भी लोगों ने फरमाइशें की हैं चुनाव को बढ़ाने की, वो सब बीजेपी के सहयोगी दल है।
यहां तक कि चिराग पासवान की पार्टी ने भी हरियाणा के चुनाव की तारीखें बढ़ाने का समर्थन किया था। चिराग पासवान की पार्टी हरियाणा में, जी लोक जनशक्ति पार्टी। तो अब आप देखिए कि चुनाव आयोग कैसे काम करता है। फिर इस पे क्यों ना कहा जाए कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, ये आरोप क्यों ना लगे। जी अब आप कह रहे हैं कि जी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि गलती हुई हमसे कि हमने फ्राइडे को चुनाव रखे जिससे कि पोलिंग गिर जाती है, लोग छुट्टियों में चले जाते हैं बाहर। तो जी 5 अक्टूबर को क्या है राजीव जी, शनिवार है। तो अब शनिवार को लोग छुट्टियों बाहर नहीं जाएंगे। अगर शनिवार इतवार की छुट्टी होगी तो शनिवार को लोग बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन क्योंकि बीजेपी बिल्कुल ने जाएंगे। कहा जी इसलिए इनको मानना था। और जब बीजेपी ने कहा था, आपको याद होगा कि तब भी आपने चर्चा की थी, हम लोगों ने यही बात कही थी कि चुनाव आयोग इसको मान ही लेगा क्योंकि ये फरमाइश बीजेपी की तरफ से आई है। जी तो ये निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है कि ये विविध भारती का कार्यक्रम है फरमाइशी नगमों का, कि जो बीजेपी फरमाइश करे उस वो नगमा आप सुना दें। तो बड़े शर्म की बात है। और हरियाणा में सभी कई चुनाव पूर्व सर्वे आए हैं, एक सर्वे डीबी लाइव का भी आया था, जी और उन सब सर्वे में ये दिखाया जा रहा है कि बीजेपी की स्थिति वहां खराब है। अब वहां पे एक मॉब लिंचिंग भी हो गई। जी एक मुसलमान को कुछ लोगों ने पीट पीट के मार दिया इस शक पे कि वो गोमांस खा रहा था या वो उसके पास सेवन कर रहा था या मिला उसके पास। इस शक के आधार पर एक मुस्लिम युवक की हत्या कर दी गई। ये चुनाव के समय ही क्यों होता है राजीव जी? क्या ये स्थानीय फिनोमेना है? क्या कोई अफवाह उड़ती है? कैसे होता है कि एक तरफ हरियाणा में चुनाव है, दूसरी तरफ बीजेपी, कुछ सर्वे आते हैं जिसमें कहा जाता है कि बीजेपी की स्थिति खराब है, और फिर हरियाणा में ये लिंचिंग होती है, और फिर चुनाव आयोग जो है उसकी तारीखें बढ़ा देता है चुनाव की। ये क्या है? ये कहीं कोई कमांड कंट्रोल है, कोई इसको नियंत्रित करता है कि ध्रुवीकरण करने के लिए ये सब करना है? ये जांच के विषय है। जी बिल्कुल। ये केवल मामूली क्राइम नहीं है कि इसको पुलिस जांच करे, इसमें कोई गंभीर जांच एक होनी चाहिए कि क्या इसका कोई राजनीतिक मंशा है इस हत्याओं की, ये चुनाव के पहले ही क्यों होती हैं। तो हरियाणा के चुनाव को लेकर बीजेपी बुरी तरह से फंसी हुई है। वहां गठबंधन काम नहीं कर रहा है इनका, एनडीए नाम की चीज वहां है नहीं, जेजेपी आपसे अलग हो चुका है, जी आप गठबंधन कर नहीं पा रहे हैं। बीजेपी के अंदर वहां टिकट को लेकर आपाधापी है, खट्टर साहब के खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी है, नए मुख्यमंत्री स्थापित नहीं हो पाए, वो बैक सीट ड्राइविंग खट्टर ही करते रहते हैं, तमाम नाराजगियां हैं। और लोकसभा के इलेक्शन में हमने देख लिया कि अगर वो 5-5 में बीजेपी बराबर पे आई और बीजेपी की 5 सीटें कम हुई लोकसभा में 2019 के मुकाबले, और लगभग मेजॉरिटी के आसपास ही उनको विधानसभा अगर सेगमेंट की देखी जाए तो कांग्रेस और बीजेपी लगभग बराबर है, और वहां पे भयंकर एंटी इनकम्बेंसी है। आप हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से विनेश फोगाट को जब वो मेडल के बगैर आना पड़ा उनको, किस तरीके से 15 घंटे में वो एयरपोर्ट से अपने घर पहुंच पाई, 130 किलोमीटर, इतना स्वागत हुआ उनका। जी और उस स्वागत का मंशा क्या है? हरियाणा के जनमानस ने बता दिया कि वो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ है, जो बीजेपी के सांसद रहे और उनका बेटा सांसद है, जिनको बीजेपी प्रोटेक्ट करती रही, सरकार उनका संरक्षण करती रही,
और ये लड़कियां पहलवान जो मेडल लाती देश के लिए, वो जंतर मंतर बैठी रही, उनको पुलिस ने घसीटा। हम लोग भी वहाँ एक रात गए, बारिश हो रही थी, हम देख रहे थे कि कितनी मुश्किल में वो लोग। हरियाणा की जनता ने बाहें फैलाकर विनेश फोगाट का स्वागत किया। बिल्कुल। विनेश फोगाट आज जहाँ गई थी, एक आखिरी बात, विनेश फोगाट आज जहाँ गई थी बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर, शंभू बॉर्डर पे जी, शंभू बॉर्डर पे जहाँ किसान धरना दे रहे हैं, 200 दिन हो गए आज। और वहाँ विनेश फोगाट जब गई शंभू बॉर्डर को खोलने के लिए, ताकि किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली आ सके, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने उस ब्लॉकेट को खारिज कर दिया। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने उस ब्लॉकेट को खोल दिया कि किसानों को जाने दो। किसानों को रोकना गैर कानूनी असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट कौन गया? हरियाणा सरकार। बीजेपी की हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के शंभू बॉर्डर का रास्ता खोलने के आदेश पर स्टे लगवा दिया जी। फिर आप कहते हैं कि आप किसानों के साथ हैं। कल आप जाके हरियाणा में मोदी जी वैसे ही माफी मांग लेंगे जैसी शिवाजी से माफी मांग रहे, शिवाजी की मूर्ति गिरने पर। जी बिल्कुल। सीना तान के माफी। तो हरियाणा में तमाम सारे फैक्टर है, किसानों का मामला है, अग्निवीर का मामला है, वहां बीजेपी पूरी तरह फंसी हुई है। तो ये चुनाव तारीखें बढ़ने का वो है, वो कोई जोड़ तोड़ है, राजनीतिक जोड़ तोड़ के लिए उनको कुछ दिन चाहिए थे जी। इस वजह से इलेक्शन कमीशन से उन्होंने फरमाइश की और इलेक्शन कमीशन बहुत आज्ञाकारी, चुनाव आयोग ने उसको तुरंत उनकी फरमाइश को मान लिया। राजीव जी। जी बिल्कुल। तो चर्चा हम कर रहे हैं दोस्तों, सबसे बड़ी खबर आज की, अभी की, इस वक्त की ये है कि हरियाणा में चुनाव जो है पहले 1 अक्टूबर को होना था और पूरे दोनों राज्यों जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव की गिनती यानी कि वोटों की गिनती जो होनी थी वो होनी थी 4 अक्टूबर को। लेकिन अब 5 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव है और 8 अक्टूबर को दोनों राज्यों के वोटों की गिनती है, यानी मतगणना है, रिजल्ट है। तो अब 4 की जगह 8 और 1 की जगह 4। लेकिन ऐसा क्यों हुआ हरियाणा में खासकर? क्या यहां बीजेपी डरी हुई है, सहमी हुई है? और दूसरी सबसे बड़ी बात जो यहां हमारे साथी प्रशांत टंडन जी कह रहे थे कि क्या बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति में यहां कुछ ना कुछ और 4 दिन के लिए अपने लिए मौका चाहती है और इसलिए चुनाव आयोग आज्ञाकारी की भूमिका निभाते हुए यहां चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी कि हां हम चुनाव बढ़ा रहे हैं, चुनाव की तारीख बढ़ा रहे हैं। जबकि 4 तारीख के बाद 5 तारीख जो है वो है शनिवार का दिन, सैटरडे, और सैटरडे को भी छुट्टियां मनाते हैं लोग, और खासकर जो कॉरपोरेट कल्चर के लोग हैं, कॉरपोरेट्स घराने में काम करते हैं, वहां के लोग तो छुट्टियों पे रहते ही हैं। तो सैटरडे संडे 2 दिन के लिए हरियाणा के लोग निकल भी जाते हैं पहाड़ों पे। क्या कारण है ये एक समझना जरूरी है। लेकिन इन सब के बीच आखिर क्यों चुनाव आयोग नतमस्तक रहता है बीजेपी के सामने, सत्तारूढ़ दल के सामने, और यह हम लगातार देख रहे हैं। दूसरी तरफ क्यों चुनाव की तारीख बढ़ानी पड़ी हरियाणा में? इस बीच आप जानते हैं, एक खबर आपके सामने और रख चुका हूं कि राहुल गांधी 8 से 10 तक अमेरिका रह रहे हैं, यानी 8 सितंबर, 9 सितंबर, 10 सितंबर 3 दिनों के लिए अमेरिका जा रहे हैं। और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष ने राहुल गांधी की यात्रा की पूरी जानकारी दी है, वो भी आप तक हम उनकी जुबानी पहुंचा चुके हैं। शुरुआत में ये बात हम रख चुके हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 तारीख को ब्रुनेई जा रहे हैं और उसके अलावा प्रधानमंत्री सिंगापुर भी जा रहे हैं। एक जानकारी और देना चाहता हूं, जब ब्रुनेई की बात आती है तो खबर कल से देख रहा हूं कि पहला प्रधानमंत्री जो ब्रुनेई जा रहा है, बिल्कुल गलत खबर है। पिछले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ब्रुनेई गए थे, उनके साथ मैं भी गया था, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो पहले नहीं है। ब्रुनेई की यात्रा पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जा रहे हैं, लेकिन उनसे पहले ब्रुनेई की यात्रा पर मनमोहन सिंह भी गए थे और उनके साथ उनके जाने वालों में, अब तो पत्रकारों को ले नहीं जाते प्रधानमंत्री, वो व्यापारियों को ले जाते हैं, लेकिन पिछले प्रधानमंत्री पत्रकारों को ले जाते थे, तो उन पत्रकारों की टोली में मैं भी था और ब्रुनेई की यात्रा में गया था। तो इसलिए अगर आपको कोई कहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले हैं जो ब्रुनेई की यात्रा में जा रहे हैं, तो यह गलत है, आप कह दीजिएगा गलत खबर दे रहे हो।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई जा रहे हैं, उसके अलावा सिंगापुर जाएंगे और उनके बाद राहुल गांधी जाएंगे। और राहुल गांधी वहां क्या कुछ करने वाले हैं, थिंक टैंक से मिलने वाले हैं, स्टूडेंट से मिलने वाले हैं, इंडियन डायस्पोरा से मिलने वाले हैं, राहुल गांधी वहां व्यापारियों से मिलने वाले हैं, ये सारी बातें बता चुके हैं उन्हीं के साथी सैम पित्रोदा। अब कहानी में ट्विस्ट कहां आता है? कहानी में ट्विस्ट यह है कि 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं और बीजेपी की हालत पतली है। बीजेपी के कई वहां के जिलों के जो प्रभारी हैं, अध्यक्ष हैं, वो बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं और यह क्रम पहले दिन से बना हुआ है जब से बीजेपी ने पहली सूची जारी की थी। और उसके अलावा इधर हरियाणा का सूरत हाल आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। प्रशांत टंडन जी ने अपनी बात रखी और बहुत महत्वपूर्ण बात रखी कि आखिर क्यों बीजेपी चाहती है कि हरियाणा में चुनाव जो है वो 1 तारीख को नहीं बल्कि आगे हो। आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं कि यहां बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति के लिए थोड़ा वक्त चाहती थी, इसीलिए यहां उसने ये अपील की? कांग्रेस ने अपील नहीं की थी, बीजेपी के सहयोगियों ने की थी अपील और उस अपील को बिल्कुल आज्ञाकारी बालक की तरह मान लिया चुनाव आयोग ने, यह माना जाए? बिल्कुल राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी का दबाव कहिए या भारतीय जनता पार्टी का आदेश कहिए, चुनाव आयोग ने बिल्कुल एकदम नतमस्तक होकर के उसको स्वीकार कर लिया है अच्छे बच्चों की तरीके से। इतने अच्छे बच्चे जैसा चुनाव आयोग और दलों को भी मिल जाता और सरकारों को मिल जाता तो शायद यह चुनाव होते ही नहीं या फिर इसी तरीके से चुनाव होते जैसे हो रहे हैं। सवाल ये राजीव जी की जो प्रशांत जी ने भी सवाल उठाया कि भारतीय जनता पार्टी की चिट्ठी क्या थी, तो चिट्ठी यही थी कि वो 30 तारीख पड़ रही है, फिर शनिवार पड़ रहा है, फिर कोई पर्व पड़ रहा है, लगातार छुट्टियां हो जाएंगी, लोग घूमने निकल जाएंगे। अभी भी तो शनिवार और इतवार पड़ रहे हैं, शनिवार को आप चुनाव कराएंगे और इतवार की छुट्टी हो जाएगी, वैसी छुट्टी होगी तो फिर हो जाएगा। तो भाई आपने कराया क्यों? इसका मतलब साफ तौर पर राजीव जी यही है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं था और वो सूचनाएं बाद में शायद केंद्रीय नेतृत्व को बीजेपी के मालूम पड़ी कि अंदर मामला कुछ ज्यादा गड़बड़ है, तो उस गड़बड़ से बचने के लिए ये अब बढ़ाया गया है। जो अनिल विज वहां के मंत्री रहे हैं वो अभी कल ही मिले हैं, वो आकर के अमित शाह से दिल्ली में, और उन्होंने अपने आके कुछ बातें कही है। तो अनिल विज काफी ज्यादा नाराज बताए जा रहे थे। इधर जो अहिरवाल जो क्षेत्र समझा जाता है, जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ समझा जाता था, वहां भी काफी ज्यादा विद्रोह की स्थिति भारतीय जनता पार्टी में जो रामविलास शर्मा है उनको लेकर के पैदा हो रही है। इस तरीके की खबरें जो आ रही है राजीव जी, उससे भारतीय जनता पार्टी को लगा कि मामला बहुत अच्छा है। का जिस तरीके से स्वागत हुआ दिनेश फोगाट को लेकर और किसानों की खबरें आ रही, उससे भारतीय जनता पार्टी काफी खट्टर साहब को लेकर के जो चीजें आ रही हैं उससे भी साफ जाहिर होता है कि खट्टर साहब को लेकर के भी कुछ ज्यादा नाराजगी थी। हालांकि नायब सिंह सैनी को लाकर के उन्होंने वो जो गुस्से का मोड़ था तो उसको थोड़ा मोड़ने का प्रयास किया है कि वो गुस्सा कहीं और मोड़े, खट्टर को लेकर के था। लेकिन अभी भी शायद कोई उम्मीद नहीं होगी कि ठीक ठाक कर दिया जाएगा, इसीलिए चुनाव जो था वो 4 दिन के लिए टाले गए। अब ये 4 दिन टाले गए, या हो सकता है राजीव जी किसी पंडित ने बता दिया हो कि 16 और 4 का मामला है, ये जो आपने किया है 4 तारीख को होगा इसका क्या कहते हैं मतगणना, तो 4 तारीख में हो सकता है कि कुछ बताया गया हो कि पिछली बार 4 को करा दिया था तो 303 की बजाय रह गए थे आप 240, तो तारीख बदली जाए। तो ये तारीख बदली गई होगी, हो सकता है कि 4 तारीख को मतगणना का 8 का नंबर है राजीव जी, और 8 का जो 8 तारीख को होनी है मतगणना, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनका भी 8 का अंक है, शनि का अंक है। अंक मत बताइए पंडित जी, अंक रहने दीजिए, पंडित जी अंक रहने दीजिए। गणित अंक मैं नहीं बता रहा हूँ राजीव जी मैं अंक गणित ही बता रहा हूँ राजीव जी, क्योंकि प्रधानमंत्री इसलिए जब लोकसभा का हुआ चुनाव और उसके बाद जब वो बता रहे थे तो यही बताया था कि 98वीं लोकसभा है और 9 का अंक बनता है, उसमें 9 बड़ा लंबा चौड़ा ज्ञान दिया था। तो प्रधानमंत्री जो करते हैं वो इन्हीं अंक गणित तो पंडितों के चक्कर में पढ़ के करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई किसी और पंडित से लेते हो शिक्षा, तो उससे भी ले लो थोड़ी सी आकर, मसला बस इतना सा है। जब इतना ही अंक गणित के चक्कर में थे तो 300 पार क्यों नहीं और 400 पार का नारा जो बुलंद कर रहे थे वो भी हो जाता, शायद वो भी किया होगा 16 तारीख को। देखिए 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई थी और 16
अगस्त को ये दोनों राज्यों के विधानसभा की चुनाव की घोषणा हुई है। तो ये 16 का चक्कर भी कहीं 16 और 1 17 और क्या क्या, वो मैं खैर वो जानता नहीं हूं, तो उस चक्कर में पढ़ता भी नहीं हूं। लेकिन हमारे साथ दो वरिष्ठ साथी और जुड़ गए हैं। श्रवण गर्ग साहब आज सैटरडे है, जुड़े हुए हैं हमारे साथ। गर्ग साहब आपका स्वागत करता हूं तहे दिल से। और हमारे साथ हमारे साथी प्रोफेसर रविकांत जी भी जुड़ गए हैं। रविकांत जी आपका भी स्वागत करता हूं। प्रोफेसर साहब आपके पास ही आना चाहता हूं। और देखिए, बहुत सारी खबरें, इतनी खबरें रहती हैं कि कौन सी किसकी बात करें किसकी ना करें, लेकिन शुरुआत उसी से, वही ब्रेकिंग खबर। हरियाणा में चुनाव आगे बढ़ाने की कोशिश बीजेपी ने की थी और उसमें वो सफल हो गई। सफलता कदम चूमती है जब आपके साथी आपका साथ देते रहते हैं, और यहां साथ देता हुआ चुनाव आयोग दिखाई देता है। और इसीलिए बहुत सारी बातें, गर्ग साहब जब उनके पास आऊंगा तो एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, वो भी मध्य प्रदेश का, और वो भी चुनाव आयोग और चुनाव से संबंधित है। उनसे ज़रूर समझूंगा कि आखिर जब बीजेपी के लोग ही कह रहे हैं कि हम 15-15 वोट डाल के आ गए और कांग्रेसियों को बाहर निकाल दिए, तो इसका मतलब है कि क्या कुछ खेला हुआ लोकसभा में। लेकिन ये जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं प्रोफेसर रविकांत जी, और उसमें हरियाणा क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, जिस पर बिल्कुल जैसे तोते की जान जो है नहीं, राजा की जान तोते में अटकी है, ऐसा सुनने में कहानियां पढ़ता था। तो क्या यहां राजा की जान हरियाणा में अटकी हुई है, ऐसा माना जाए? और इसीलिए यहां 1 तारीख की जगह 5 तारीख और 4 की जगह 8 तारीख कर दिया गया है, यह माना जाए। लेकिन इसका बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देता है क्या बीजेपी को? देखिए राजीव जी, अब बेनिफिट क्या मिलेगा? देश के लोगों की आंखों में जो छवियां झोंकी गई थी, उनसे अब वो मोतियाबिंद खत्म हो गया है लोगों का। लोगों को अब साफ दिखाई पड़ने लगा। मोदी जी का जो चश्मा था, वो एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, भक्त का चश्मा, अब वो खत्म हो गया है। अब वो साफ दिख रहा है लोगों को कि असल में इस देश के लिए कौन काम कर रहा है, कौन संघर्ष कर रहा है, देश के मुद्दों को कौन उठा रहा है, और कौन है कि देश को बेवकूफ बना करके अंबानी और अडानी को धनपति कुबेर बना रहा है। इसलिए चाहे हरियाणा हो या फिर महाराष्ट्र, लेकिन सवाल आपने हरियाणा का पूछा कि हरियाणा की जो पॉलिटिकल जो स्थितियां हैं, वहां की जो डेमोग्राफी है, अगर आप उसको देखिएगा तो जाट बाहुल है हरियाणा, और जाट लड़ाका कौम होती है। वो लड़ाका कौम अगर वो खड़ी हो गई जो हो गई है, किसान और पहलवान एक साथ, तो मोदी जी का वहां फिर कुछ चलेगा नहीं। वहां वो नहीं हो पाएगा जो मध्य प्रदेश में आप कर रहे थे कि हमने 15-15 वोट डाले। एक कह रहा था कि साहब हमने तो 13 बूथों पर कांग्रेस का एजेंट नहीं खड़ा होने दिया। ये हरियाणा में नहीं कर पाएंगे। हरियाणा में अभी तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दौड़ाए जाएंगे और आप यही वीडियो दिखाएंगे। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, ये मुंह दिखाने लायक नहीं है वहां पे। इसीलिए तारीख, और मैं तो अमलेंदु जी के बात के साथ जा रहा हूं, ये निश्चित रूप से कोई टोटका ही होगा कि 1 से बदल करके आप 5 कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। वहां 400 पार 4 तारीख को रिजल्ट आया था, लेकिन सारा कुछ खत्म हो गया। अब आप 1 करें 5 करें, नतीजा वही होगा जो लोग चाहेंगे। तो इसलिए हरियाणा को बचाने के लिए मोदी जी इस तरह से लोकसभा के बाद पहला चुनाव है। अब मोदी जी को हम लोग जानते हैं कि ब्रांडिंग बेचारे बहुत दिन से कर नहीं पा रहे हैं। मोदी जी जा रहे हैं बुरनेई और राहुल गांधी जा रहे हैं अमेरिका। तो लोगों को भी पता है कि बुरनेई जाकर के आप क्या हासिल करेंगे, और राहुल गांधी जब अमेरिका में खड़े होकर के बात करेंगे तो उसका मैसेज कहां तक जाएगा। इस समय दरअसल राहुल गांधी बहुत परेशान कर रहे हैं। मैं कई बार मोदी जी के प्रति संवेदनशील हो जाता हूं, आप जानते हैं जी। अब राहुल गांधी इतना नहीं करना चाहिए भाई। आप 55 साल की उम्र में कभी गोते लगा रहे हैं, कभी वो कौन सा खेल है कुंफू, वो आप कर रहे हैं। मोदी जी बेचारे करें तो करें क्या? वो कर सकते हैं क्या? वो दाढ़ी सफेद बढ़ा सकते हैं अब, या फिर लाओ लश्कर ले जा करके वो पानी में घुस के वो वीडियो ये सब कर सकते हैं, लेकिन ये बश का नहीं है। राहुल गांधी जिस ईमानदारी से बात करते हैं, राहुल गांधी तो यहां तक कह चुके हैं कि कास्ट सेंसस से अगर हमको कोई पॉलिटिकल नुकसान होगा तो भी मैं उसके लिए तत्पर रहूंगा। तो ये मोदी जी के सामने जो टास्क दे रहे हैं ना, वो मुझे लगता है कि मोदी जी लायक नहीं है, उनको बख्श देना चाहिए। और बेचारे बुजुर्ग भी हो गए हैं,
लेकिन समस्या ये है कि मोदी जी ने जो किया है, अब हम लोग खैर कर्म और भाग्य को नहीं मानते हैं, व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं मानता हूं, लेकिन ये तो हम सब जानते हैं कि जो आपने किया है वो सामने आएगा। अब मोदी जी के सामने वही है। आपने राहुल गांधी को इतना किया, इतना टारगेट किया कि लोगों को भी ये होने लगा था कि सच में ऐसा है कि नहीं है, और फिर आपकी कलाई खुल गई। तो खैर अब पहले ही चुनाव में उनको चाहिए कि अगर जीत करके आते हैं तो फिर गुलाबों की बारिश। तो साहब क्या जलवा, जिस देश में क्या में लग करके अनाज लेते हो, उस देश का प्रधानमंत्री अगर गुलाब से नहाए, गुलाबों की बारिश कराए, तो शर्म आनी चाहिए। ये इस देश का तसव्वुर है क्या? इस देश की हकीकत जहां पे है, और हम लोगों ने तो वो किससे भी वो सच्चाइयां सुनी है, पढ़ी है। लाल बहादुर शास्त्री जब देश थोड़ा भूख से पीड़ित था, उन्होंने एक वक्त का खाना छोड़ दिया था। क्या लाल बहादुर शास्त्री नहीं खा सकते थे? खा सकते थे, लेकिन देश के प्रति और देश के लोगों के प्रति कितनी हमदर्दी और कितना उनके प्रति संवेदना है, ये एक प्रधानमंत्री महसूस कर सकता है। यहाँ तो रोज रेल में एक्सीडेंट हो रहे हैं। वो शास्त्री एकमात्र, पर तब इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, वो रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं। यहां तो सत्ता के लिए ही मोदी जी पैदा हुए हैं। लोगों का जो होता है वो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग अगर गरीब हो रहे हैं, कुपोषित हो रहे हैं, बच्चों के लिए शिक्षा नहीं है, नौकरियां नहीं है, तो मेरी बला से हमें अंबानी और अडानी को देखना है और उनके जरिए ही चुनाव में फंडिंग लेनी है और चुनाव जीतने हैं। कारपोरेट मीडिया के जरिए ब्रांडिंग करानी है। इसके अलावा और मोदी जी के पास कोई एजेंडा नहीं है। इसलिए उन्हें चुनाव दर चुनाव जीतना रहना होता है। चुनाव क्यों आप जीतना चाहते हैं? चुनाव में भाषण आप देंगे, मोदी जी के पूरे लोकसभा चुनाव के भाषण देख लीजिए, कौन सा एजेंडा रखा उन्होंने, क्या क्या भाषण चल रहे थे? कांग्रेस वाले मंगलसूत्र छीन लेंगे, मांस मछली, और केवल डर की राजनीति। आप रचनात्मक होंगे कि नहीं होंगे? आप इस देश को क्या देने जा रहे हैं? आपने जब भी वादा किया सब झूठ बोला। 2 करोड़ रोजगार से लेकर के 15 लाख तक का किसान आज क्यों वहां पे खड़ा हुआ है? आपने कहा था कि 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। एमएसपी का आपने वादा किया था, लेकिन किसानों को आपने छला। जब वो महिला पहलवानों का आप असमत, उनका सम्मान अगर नहीं कर सके, उनकी इज्जत अगर आप नहीं उसका सम्मान कर सके, तब आप क्या करेंगे? ब्रजभूषण शरण सिंह, वो जलवा अभी कायम है, जब वो ये कह करके और सुरक्षित है, तो फिर आप जवाब क्या देंगे? तो हरियाणा में तो बीजेपी वाले अगर चुनाव प्रचार ठीक से कर ले जाए राजीव जी, तो आप मानिएगा कि ठीक ठाक है स्थिति। वरना मुझे तो नहीं लगता है कि वहां बीजेपी वाले चुनाव भी ठीक से लड़ पाएंगे, चुनाव प्रचार भी ठीक से कर पाएंगे। अब वही है कि आप वहां लिंचिंग करिए, जो आपने बताया, आप सांप्रदायिक माहौल पैदा करें, बदमजगी पैदा करें, लोगों के भीतर नफरत और हिंसा पैदा करें। उसका भी इलाज राहुल गांधी निकाल रहे हैं कि जो एनर्जी है, जो कुंठा है, उसको रचनात्मक ऊर्जा में कैसे तब्दील करना है। इसलिए मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ा टास्क बार बार राहुल गांधी दे रहे हैं, और जिसमें कामयाब होना मोदी जी के लिए बड़ा मुश्किल है कई बार। इसीलिए मुझे थोड़ी दया भी आती है मोदी जी के लिए। जी जी, गर्ग साहब आपके पास आना चाहता हूं। खासकर हरियाणा का जिक्र हम यहाँ बार बार कर रहे हैं, जिसमें चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख बदल दी है। बीजेपी के सामने कांग्रेस एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है वहाँ पे, और कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि बीजेपी पहले ही हार मान चुकी है, इसीलिए उसने दरखास्त की थी चुनाव आयोग से, ये मांग की थी, और उसके बाद उसकी पूर्ति कर दी चुनाव आयोग ने। बात यहीं पे क्या खत्म हो जानी चाहिए, या यहाँ से बात कुछ और दिखाई देती है? आपका नज़रिया इस पे। और साथ साथ ये भी समझना चाहूँगा कि जो अभी यात्राएं राहुल गांधी की और नरेंद्र मोदी तो जा ही रहे हैं, घूमते हैं, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा का भी कोई असर इन चुनावों पे पड़ता हुआ आप देखते हैं क्या? 2 सवाल महत्वपूर्ण, हरियाणा चुनाव आगे बढ़ना और राहुल गांधी की यात्रा का कितना असर यहां पड़ेगा चुनाव पे? थोड़ा अनम्यूट कर लीजिए गर्ग साहब।
जो वो चिट्ठी लिखी थी इन्होंने हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष ने चुनाव आयोग को, और जो जारी हुई थी, अगर आप उस चिट्ठी को पढ़ें तो उसमें साफ नजर आ रहा था कि ये जो चिट्ठी है इसका ड्राफ्ट दिल्ली से बन के आया है, और ये काफी बड़ी तैयारी के साथ चिट्ठी लिखी गई थी। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई विपक्षी दल चिट्ठी लिखे, कश्मीर का कोई विपक्षी दल चिट्ठी लिखे और चुनाव आयोग मान जाएगा। पर ये जो चिट्ठी लिखी, इसमें जो तारीखें बढ़ाई हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीजेपी को और ज्यादा नुकसान होगा। अगर वो तारीख और पहले कर देते, आपने तारीख आगे बढ़ाई है, अगर आप कहते कि आपका ऑब्जेक्शन छुट्टियों के पर लोगों का बाहर जाना है, जो कि हरियाणा के लोग जाते नहीं है बाहर, छुट्टियां मनाने जाते ही नहीं है, वो बेसिकली कृषि प्रधान राज्य है और वो वहीं रहते हैं, मतलब मोटे तौर पर एक तो अफोर्डेबिलिटी का भी इशू है, और दूसरा उनके नजदीक जाने को जो जगह है वो हिमाचल में शिमला वगैरह जाने का है, तो वो उनके लिए कोई आकर्षण नहीं है। तो ये एक बड़ा एक लेम एक्सक्यूज है कि छुट्टी में लोग जाते हैं, कहाँ जाएंगे लोग। तो ये इसका नुकसान, अगर तारीख बीजेपी कहते कि साहब थोड़ा पहले कर दीजिए आप, क्योंकि लोग छुट्टी पर जाने वाले हैं, तो हो सकता है लोगों पर यह असर पड़ता कि देखिए बीजेपी चुनाव के लिए तैयार है। अब ये असर पड़ रहा है कि बीजेपी ने हार मान ली है या हार रही है और अपने डैमेज को कम करना चाहती है। जितना नुकसान उसको लग रहा था वो अब शायद कुछ कम हो जाए, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हरियाणा में जुड़ गए हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि विनेश फोगाट का बहुत बड़ा फैक्टर है। वो जब वो आई थी पेरिस से और उनका जो जुलूस निकला और जिस तरह से वो गई, और आज जो उनके वीडियोस आए हैं 200 दिन पूरे होने पर किसानों के, और वो पूरी की पूरी जो उनका जो इमोशनल कनेक्ट है शंभू बॉर्डर पे लोगों के साथ, क्योंकि सरकार को भी अभी 200 दिन चलेगी कि नहीं पता नहीं, पर वो किसानों के शंभू बॉर्डर पे 200 दिन हो गए। वो जो कह रही है कि किसान अगर अनाज नहीं दे हमको, तो हम खेल भी नहीं पाएंगे। किसानों के साथ जो उसका जो कनेक्ट है, या किसानों का जो इनके साथ जो कनेक्ट है फोगाट के साथ, वो अद्भुत है। अगर आप देख रहे हो कि किस तरह से वो इमोशनल होके बात कर रही हैं, और जो सिख कम्युनिटी है किस तरह से एजिटेटेड है, खासकर वो कंगना रनौत की टिप्पणियों के बाद से किसानों के बारे में। तो किसानों, ये हरियाणा में हराने के लिए तो कंगना रनौत ही काफी है, मतलब उसमें अब ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंगना रनौत ने हरियाणा और पंजाब के किसानों का इतना जबरदस्त अपमान कर दिया है कि अब वहां किसी को कोई काम करने की जरूरत नहीं है। वो उनके बहुत ही अंदर टच कर दिया है कि कितने पैसे में वो आ जाती हैं महिलाएं वहां धरने पर, और वहां महिलाओं के साथ किस तरह के रेप्स होते हैं, और तमाम चीजें उस महिला ने जो कहा वो बहुत ही, आप कल्पना करिए कि ये टिप्पणियां अगर कांग्रेस की कोई नेत्री कर देती तो उसकी गिरफ्तारी हो चुकी होती है अभी तक तो जी। तो ये जो हम देख रहे हैं कि किस तरह की सरकार चल रही है, किस तरह का चल रहा है, इसके कारण हरियाणा में भी नुकसान होगा और जम्मू कश्मीर में भी होगा। आप सोचिए कि जो विद्रोह हो रहा है जम्मू कश्मीर में, जैसे सांबा में जो एक जो व्यक्त हुई या और जगह हुई, उसका जो बेसिक जो पॉइंट है वो ये कि जम्मू सेक्टर में हो रहा है ये वैली में नहीं है। वैली में तो बीजेपी घुस ही नहीं सकती। तो जहां आपने सीटें बढ़ाई डिलिमिटेशन करके, जहां आपने पूरी की पूरी आपने चौकड़ी बिठाई, वहां आपको जम्मू में सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। तो ये जो पूरा का पूरा खेल है जम्मू कश्मीर का, और आप पाएंगे कि देखिए ये जम्मू कश्मीर और हरियाणा का जो मामला है ये महाराष्ट्र को लपेटेगा, क्योंकि महाराष्ट्र की तारीखें ये घोषित नहीं कर रहे हैं।
और ये जो मुझे डर है कि ये महाराष्ट्र की तारीखें बहुत बढ़ा देंगे आगे, क्योंकि ये शिवाजी महाराज की जो मूर्ति जो गिरी है वो उसने पूरा इनके ब्लड प्रेशर को बहुत ज्यादा गिरा दिया है, नीचे कम कर दिया है, इनको चक्कर आने लगे। जिस तरह से मोदी जी ने माफी मांगी है वो अद्भुत है। मतलब कोई प्रधानमंत्री एक मूर्ति के गिर जाने पर इतनी बड़ी माफी मांगे, इसका मतलब है कि आप सोचिए कि निराशा का भाव कितना बड़ा है कि महाराष्ट्र में शिवाजी की मूर्ति का गिरने का मतलब है कि महायुति की सरकार गिर गई। तो ये जो तमाम चीजें हैं ये एक ही तरफ इशारा करती है कि दोनों जगह बहुत बुरी तरह से हार। देखिए, ये चाहे जितनी गड़बड़ी कर लें, एक चीज आप और समझ लीजिए, ये चुनाव में चाहे जितना हरियाणा में कर लें, जम्मू में कर लें, कश्मीर में तो खैर नहीं कर पाएंगे, पर जम्मू में कर लें, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों को पता चल गया है कि क्या मामला है। आप सोचिए कि मध्य प्रदेश में इतनी गड़बड़ की इन्होंने, छत्तीसगढ़ में इतनी गड़बड़ की। आप जरा ध्यान रखिए कीजिए कि जब अमित शाह गए ग्वालियर तो उन्होंने क्या कहा था बीजेपी के वर्कर्स से। उन्होंने ये कहा था अपने वर्कर से तो कि आप एक ही काम कीजिए कि कांग्रेस के जितने वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको तोड़कर आप बीजेपी में ले आइए। मतलब उसमें यह था कि कांग्रेस के पास बूथ पर बैठने के लिए एक भी कार्यकर्ता नहीं होना चाहिए जी। और उनका कहना था कि ऊपर के जितने लोगों को तोड़ना है वो काम हम लोग। ये जो कह रहे हैं कि 15-15 वोट डाले या 20-20 वोट डाले, इसमें सच्चाई है, पूरी सच्चाई है। वो इसलिए सच्चाई है कि हम लोगों के जो अनुमान थे कि कम से कम 10-15 सीटें जहां जीतने वाली हैं, कांग्रेस का बिल्कुल असर है, वहां पर अगर कांग्रेस हार गई, इसका मतलब है कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ की गई है। और इसका एक कारण यह भी है कि जो बॉर्डर एरिया है, राजस्थान लगा हुआ है मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र लगा हुआ है मध्य प्रदेश से और उत्तर प्रदेश लगा हुआ है मध्य प्रदेश से। आप मुझे बताइए कि इन तीनों राज्यों में बीजेपी को वो फायदा क्यों नहीं हुआ जो मध्य प्रदेश में हुआ। आप एक कल्पना कीजिए कि भाई अगर मध्य प्रदेश का वोटर इतना जागरूक है और मतलब मैं बेसिकली राजस्थान का हूं, मेरी सारी रिश्तेदारी राजस्थान, मध्य प्रदेश में आधे लोग राजस्थान के हैं, तो राजस्थान में इनकी सीटें जा रही है बुरी तरह से और मध्य प्रदेश में पूरी की पूरी मिल रही है। मतलब पिछली बार एक सीट जो मिली थी वो भी नहीं मिल रही है। इसका मतलब है कि बहुत बड़ी धांधली हुई है और अगर वो ईमानदारी से चुनाव होते तो आप सोचिए कि 240 का आंकड़ा कहां पहुंचता। मतलब उन सीटों को छोड़ दीजिए, 79 सीट्स जिनको लेकर जो बवाल मचा हुआ है कि जहां वो बीजेपी ने उनको खाते में चली गई जी। आपका दूसरा सवाल है राहुल गांधी की यात्रा का। राहुल गांधी की यात्रा ओरिजिनली राजीव जी 6 दिन की थी। उनको और भी कई शहरों में जाना था, जिसमें लॉस एंजलिस भी है और सैन फ्रांसिस्को भी है और तमाम जगह जाना था उनको, पर वो समय की कमी के कारण राहुल गांधी ने उसको 3 दिन में सीमित कर दिया। और 3 दिन में आप देख रहे हैं कि उनका कितना डलास में और वॉशिंगटन में कितने हेक्टिक शेड्यूल है और वहाँ इतने लोग उनसे मिलना चाहते हैं, इतने लोग बात करना चाहते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता कि कितने लोग उनसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। हम लोगों को आश्चर्य नहीं होना चाहिए राजीव जी। हालांकि मैंने इनसे जब सवाल किया अपने इंटरव्यू में सैम पिट्रोडा से कि भाई क्या राहुल गांधी से भी मुलाकात करेंगे, कमला हैरिस से भी करेंगे, तो सैम ने कहा वो नॉन कमिटल थे कि नहीं वो मुश्किल है, पता नहीं
कमला हैरिस उस समय कहाँ रहती हैं, मेरा 100% यकीन है कि कमला हैरिस इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से इसलिए नहीं जाने देंगी कि वो देख रही हैं कि भारत में राहुल गांधी की जो फॉलोइंग है, और अमेरिका में 50 लाख के करीब भारतीय रहते हैं, और उनके लिए, कमला हैरिस के लिए जो वो चूंकि अपने आप को भारत की बेटी भी कहती हैं उन्होंने, और शिकागो के कन्वेंशन में अगर आपने सुना हो, मैंने तो उनका पूरा भाषण सुना, इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने बड़ा बताया किस तरह से उनकी माँ श्यामला आई थी भारत से, सारे कनेक्ट बताए उन्होंने भारत से। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी से जो मुलाकात अगर हो गई, वो दुनिया भर में भारत और अमेरिका दोनों जगह तहलका मचाने वाली है, और वो अमेरिका के चुनाव को भी प्रभावित करेगी, और जैसा आपने कहा अपनी भूमिका में कि वो इस बार लीडर ऑफ द अपोजिशन के तौर पर जा रहे हैं। अमेरिका में लीडर ऑफ द अपोजिशन का मतलब होता, मतलब नेक्स्ट टू द, मतलब जो यूरोपीय देशों में या प्रजातांत्रिक देशों में ये होता है कि अगला प्रधानमंत्री उस देश का यही होगा, जिस नजर से वो देखते हैं। और अमेरिका अगर देखता है कि राहुल गांधी एक आगामी प्रधानमंत्री हो सकते हैं भारत के, भारत जैसे देश को जो बड़ा मार्केट है, अमेरिका के लिए सबसे बड़ा मार्केट है, 40-50 करोड़ लोगों का मिडिल क्लास का मार्केट है भारत, जैसा कि बुश ने कहा था किसी समय, तो कोई छोड़ना नहीं चाहेगा, कोई भी, मतलब डोनाल्ड ट्रंप तो कोशिश नहीं करेंगे मिलने की, क्योंकि वो जानते हैं कि राहुल गांधी से वो मिलके कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। पर ये मामला ये नहीं है कि राहुल गांधी कमला हैरिस से मिलने की कोशिश करें, ये मामला ये है कि कमला हैरिस के लोग खुद चाहेंगे, उनके कैंपेन मैनेजर, कि दोनों के बीच में कोई मुलाकात हो जाए। मैं और ये सिंगापुर और ब्रुनेई जा रहे हैं हमारे विश्वगुरु, उसका कोई फायदा भारत को नहीं मिलने वाला है। आप बताइए कि ब्रुनेई के जो सुल्तान हैं वो तो सोना चांदी दे सकते हैं अपने विश्वगुरु को, इतने उनके पास सोने की गाड़ियां और महल हैं कि वो सोना चांदी दे सकते हैं। और सिंगापुर में तो बहुत ही अलग किस्म की हुकूमत है, और भारत के साथ कोई बहुत मधुर संबंध नहीं है उनके, केवल इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एक पोर्टफोलियो है हमारे लिए वो सिंगापुर। तो मतलब वहाँ अडानी के इंटरेस्ट ज़्यादा हैं और अंबानी के ज़्यादा हैं, सारा जो इस तमाम इलाकों में जो कंपनियां हैं। तो मैं मानता हूं कि ये राहुल गांधी की जो यात्रा है, वो ऐसे टाइम पर जाना अमेरिका, भारत से समय निकालकर अमेरिका की यात्रा, आप चाहे जितने भी तेज विमान से जाएं, आपको पता है राजीव जी की 16-17 घंटे लगते हैं जाने में। बिल्कुल जी। तो एक आदमी 16 घंटे 17 घंटे जा रहा है, जेट लैग भी होता है, आप चाहे जितना आराम करते हुए जाएं, और फिर लौटना है, और सिर्फ 3 दिन के लिए जा रहे हैं, और वहाँ भी हेक्टिक है, मतलब कोई वॉशिंगटन और डलास के बीच में बहुत दूरी है। तो इसलिए क्या है कि ये कुछ बहुत जा रहे हैं, और उसका इंटरनेशनल इम्पैक्ट जो होने वाला है राहुल की विजिट का, उनकी पिछली विजिट के मुकाबले बहुत ज़बरदस्त तरीके से होने वाला है। अब अगली सेशन में आप जब कुछ पूछेंगे तब बात करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी की यात्रा, और वो भी अमेरिका की यात्रा, 3 दिन, बहुत शॉर्ट ट्रिप, लेकिन उसका असर कितना ज़्यादा होगा इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं, क्योंकि अब राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में जा रहे हैं। जैसे गर साहब बता रहे थे कि लीडर ऑफ अपोजिशन यूरोप के देशों में, अमेरिका में वेटिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में माना जाता है, यानी कि अगला प्राइम मिनिस्टर यही हो सकता है, ये ऐसा माना जाता है। उस लिहाज से भी अब राहुल गांधी की भूमिका और उनसे मिलने की जो लंबी लिस्ट है, जिसके बारे में सैम पित्रोदा बता रहे थे, वो सब आप देख चुके हैं, सुन चुके हैं। बढ़ते हैं आगे, और देश की सियासत में क्या कुछ असर पड़ रहा है, और इसकी चर्चा हम और आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ प्रेम कुमार जी भी जुड़ गए हैं। प्रेम कुमार जी, आपका स्वागत करते
करता हूं और आपके पास ही आता हूं और आपसे भी समझना चाहता हूं कि क्या हरियाणा का चुनाव, जिसकी सूचना आपको मिल ही गई है कि अब उसकी घोषणा ऐसी कर दी गई है कि 5 तारीख को चुनाव, नीचे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे भी हम लिख रहे हैं बॉटम में, और 5 तारीख को चुनाव है हरियाणा में 90 की 90 सीटों पे, और 8 तारीख को दोनों राज्यों जम्मू कश्मीर और हरियाणा में काउंटिंग है, वोटों की गिनती है। लेकिन क्या इसका असर देश की सियासत पे और खासकर केंद्र की सियासत जो है यहाँ नरेंद्र मोदी की सियासत पर पड़ता हुआ आप देखते हैं? क्या कुछ, क्यों आखिर यहाँ हरियाणा में बीजेपी ने ऐसी चाहत रखी कि 1 तारीख की जगह 5 तारीख को? चिट्ठी लंबी चौड़ी है बीजेपी की, उस चिट्ठी का जिक्र कर रहे थे गर साहब, लेकिन उस चिट्ठी के मजमून को देखे, बाकी चीज़ों को देखे तो साफ समझ में आता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी वहाँ डरी सहमी हुई है, नजर आ रही थी, और इसीलिए उसने कहा कि एक लंबा वीकेंड है, लेकिन 5 तारीख भी वीकेंड ही है। प्रेम कुमार जी। शुक्रिया राजीव जी। चुनाव आयोग ने जो पहला शेड्यूल जारी किया था, उस शेड्यूल से डरने का कोई कारण नहीं था, लेकिन फिर भी बीजेपी डरी, और चुनाव आयोग से जो संकेत मिल रहे थे उससे ऐसा नहीं लग रहा था कि वो तिथि बदलेगी, लेकिन फिर भी तिथि बदली है। तो इसमें और कुछ नहीं, चुनाव आयोग पर जो सरकार का प्रभाव हमेशा से रहा है वो नज़र आता है बीजेपी सरकार का। और लेकिन इससे आपने पूछा कि ये कितना महत्वपूर्ण है हरियाणा का चुनाव और उसका नतीजा। देखिए, हरियाणा वो प्रदेश है जहां 2014 में के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 70% वोट मिले थे, उसके बाद कम होने के बाद भी 58% वोट मिले थे, और अब तो कम होकर के 40 से ऊपर कुछ परसेंटेज पर रह गया है मामला। तो लेकिन एक ऐसा प्रदेश जहां बीजेपी को सबसे ज्यादा प्रतिशत में वोट मिले हो और वो लगातार पॉपुलैरिटी गिर रही हो, सरकार बन तो रही है लेकिन सरकार लगातार कम बहुमत और कम सीट और गठबंधन के तौर पर बनती रही है, और इस बार वो एकदम से बाहर होती हुई दिख रही है। सारे सर्वेस में, इवन उनके अपने अनुमानों में भी, जो गोदी मीडिया का सर्वे है उसमें भी जो अब तक दिख रहा है उसमें बीजेपी की हालत बहुत पतली है। तो उस हिसाब से देखें, हरियाणा को एक ऐसे प्रदेश के तौर पर भी देखें जो दिल्ली से सटा हुआ प्रदेश है, जहां आंदोलनकारी किसान लगातार आंदोलन पार्ट 2 का आज 200वां दिन है, किसान आंदोलन पार्ट 2 का 200वां दिन है, और वो उनको अंदर हरियाणा में घुसने नहीं दिया जा रहा है। और हरियाणा की पुलिस ने शुभकरण की हत्या जैसा घिनौना काम भी किया, वो भी हमने देखा। और इस पूरे दौर में अगर ये बीजेपी विरोधी माहौल बना तो उसका कारण ये था कि किसानों के ऊपर आसमान से बम गिराए गए, आंसू गोले गिराए गए, गोलियां चलाई गई, किसानों के साथ ज्यादतियां हुई, परेशानियां हुई, वो सारी चीज़ें गुस्सा के तौर पर लोगों में जमा हुआ। महिला पहलवानों का संघर्ष रहा, उसमें भी सरकार का रुख उनके खिलाफ रहा। तो इस वजह से आंदोलनकारी महिला पहलवान भी, आज आपने देखा होगा, सुना होगा कि विनेश फोगाट वहाँ आंदोलनकारियों को संबोधित कर रही हैं, वो आंदोलनकारी उनको सम्मानित कर रहे हैं। जाट की 36 बिरादरियाँ इकट्ठा होकर के, पूरे सभी कौम की भी हैं, किसानों की, वो इकट्ठा होकर उनको सम्मानित कर रहे हैं। तो ये जो है, इसमें आंदोलन भी है, सत्ता डबल इंजन की सरकार के खिलाफ आक्रोश भी है, और इसमें विनेश फोगाट जैसी खिलाड़ी भी शामिल हैं आगे की पंक्ति में। तो ये पूरे उस माहौल को बताता है कि सरकार और सत्ता निरंकुश हुई है अपनी ही जनता के खिलाफ, और जनता उसका प्रतिकार करते हुए अब वोट के समय में अंतिम निर्णय देने के लिए, जो जनता का निर्णय होता है, उसके लिए खड़ी है। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहला हमने बताया, ये दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसका कि असर पड़ेगा, देश की राजनीति पर असर पड़ेगा, और आंदोलनकारी अब सीधे दिल्ली की सीमा पर आ जाएंगे जैसे ही हरियाणा की सरकार बदलेगी। ये समझिए, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके अलावा जो हार का सिलसिला हम कहेंगे लोकसभा चुनाव में भी
अपने दम पर बीजेपी नहीं जीत पाई और उसके बाद जो उपचुनाव हुए उसमें बीजेपी की दुर्गति हुई और अब जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें भी अगर ये सिलसिला कंटिन्यू रहता है तो ये एक संदेश जाएगा कि ये बीजेपी की जो अलोकप्रिय सरकार है वो किसी तरह 2024 में बच गई थी, लेकिन अब प्रदेशों से खारिज की जा रही है। जनता ने प्रदेश स्तर से उनको खारिज करना शुरू कर दिया है, जो आके महाराष्ट्र में भी टेस्ट होगा, जो आके झारखंड और बिहार में भी टेस्ट होगा। और इन टेस्ट में आप समझ सकते हैं पहले 2 स्टेट का जो इलेक्शन है वो बीजेपी के लिए बहुत ही निर्णायक साबित होने वाला है। अगले 3 राज्यों में चुनाव के ख्याल से हम अगर देखें तो ये उसका एक और महत्व है, तीसरा महत्व है। तो अपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपनी ताकत रीस्टोर करते हुए नजर आएंगे। ये अपोजिशन को एनर्जी देगा अगर वो चुनाव जीतते हैं। और उत्तर भारत का जो पूरा है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, ये सब एक तरह से सत्ताधारी दल के बीजेपी जो केंद्र में सत्ता में उसके हाथ से निकल चुका होगा। तो राजस्थान में आप देख रहे हैं सीटें कम हो गई बीजेपी की, उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं बीजेपी की ताकत आधी हो गई। तो आप समझिए कि पूरा नॉर्थ इंडिया एक तरह से आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मॉरली जो है वो बहुत ही नीचे ले जाएगा, लो लेवल पर ले जाएगा। और जो आरएसएस की बैठक में चिंता हो रही है ना, आज से शुरू हुई है, उसमें भी इसी बात पर चिंता हो रही है कि कहां तक गिरेंगे। और हमारे समर्थन से, हमारे सहयोग से, हमारा जो पॉलिटिकल मोर्चा है वो कमजोर हो रहा है, वो छाती पीट रहे हैं, राहुल गांधी के नाम पर छाती पीट रहे हैं। और राहुल गांधी चूंकि इस पूरे एटमॉस्फेयर के हीरो के तौर पर उभरे हैं, ओपोजिशन के लीडर के तौर पर उभरे हैं, तो जो कुछ भी चुनाव नतीजे होंगे उसका श्रेय इंडिविजुअली राहुल गांधी को ही जाने वाला है। तो जो आप अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि विदेश में उनकी मांग है, वहां वो 3 दिन के लिए जा रहे हैं, तो इसका भी वही संबंध है। ये अगर राहुल गांधी को देश में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिलती तो विदेश में भी नहीं मिलती, क्योंकि देश में जनता उनको सराखों पर बिठा रही है, इसीलिए विदेश में भी लोग उसी तरीके से स्वागत कर रहे हैं। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इसीलिए हम फिर से आपके प्रश्न पर ही कंक्लूड करते हैं कि हरियाणा का जो चुनाव है उस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। और उस दिशा में अगर राजनीति बढ़ती है तो फिर एनडीए के भीतर जो पनप रहा असंतोष है वो उभर करके सामने आएगा। इंडिया गठबंधन एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसके और मजबूत होने के चांसेस बनेंगे। इस तरह से राजनीति एकदम बदलती हुई दिखेगी। जी राजनीति कैसे बदलती हुई दिख रही है, कैसे आने वाले समय में बदलती हुई दिखेगी, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। हरियाणा में चुनाव 1 अक्टूबर की जगह 5 अक्टूबर को होना है, यानी मतदान 5 अक्टूबर को है। और 8 अक्टूबर को दोनों राज्यों जम्मू कश्मीर और हरियाणा में काउंटिंग है। और आखिर ये जो 4 की जगह 8 किया गया और 1 की जगह 4 हरियाणा में किया गया, इसके पीछे की रणनीति क्या है बीजेपी की और चुनाव आयोग की। दूसरी तरफ अगर 1 तारीख को हरियाणा में तकलीफ है तो क्या 1 तारीख को जम्मू कश्मीर में तकलीफ नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी 40 सीटों पे मतदान होना है। जम्मू कश्मीर में आप जानते हैं कि चुनाव आयोग को ये आदेश दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि 30 सितंबर तक वो चुनाव करवा ले जम्मू कश्मीर में। लेकिन चलिए 1 तारीख तक ये चुनाव करवा रहे हैं। अब 8 तारीख को चुनाव की गिनती, वोटों की गिनती होगी। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं और वहां बीजेपी को बहुत परेशानी हो रही है अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करने में, और जो उनके साथी कार्यकर्ता हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, उनको अपनी पार्टी में बनाए रखने में ये तकलीफ हो रही है। लेकिन इसी बीच जो देश की राजनीति है उसमें महाराष्ट्र है, उसमें बिहार है, उसमें झारखंड है, इन सब से भी कहीं ना कहीं बगावत के सुर जो हैं वो बहुत तेज होते हुए हम देख रहे हैं बीजेपी के अंदर खाने। आना चाहता हूँ प्रशांत टंडन जी आपके पास, आपसे भी ज़रा समझना चाहता हूँ कि क्या यहाँ हरियाणा जो है और हरियाणा के चुनाव में ये जो आज चुनाव आयोग ने जो किया है एक नया निर्णय कि 8 तारीख को काउंटिंग, 5 तारीख को वोटिंग, और इसके बाद से क्या देश के जो दूसरे स्टेट हैं इस पर भी इसका असर पड़ेगा, या बीजेपी को ये लग गया कि हरियाणा किसी भी ढंग से हम जीत लें, अपने खेमे में ले आए, तभी हम महाराष्ट्र की तरफ बढ़ें, तभी हम झारखंड की तरफ बढ़ें, और यहाँ बीजेपी कुछ कर सकती है क्या?
क्या कुछ आपको दिखाई देता है? देखिए राजीव जी, मैं चुनाव आयोग पे बात करूंगा, लेकिन जरा तारीखों में बात करने पहले। जी। जो तारीखें आगे बढ़ाई हैं उसका क्या असर होगा। गर्ग साहब कह रहे थे कि नजदीक करते तो एक संदेश दूसरा जाता, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप देखिए कि महाराष्ट्र के चुनाव को अगर ये मंशा थी कि इसका खराब असर पड़ेगा, अच्छा असर पड़ेगा, जो भी बीजेपी कैलकुलेशन हो, क्योंकि मैं चुनाव आयोग को इस वक्त किनारे रख रहा हूँ। जो बीजेपी कहेगी चुनाव आयोग वो करेगा। पिछली बार भी हमने देखा कि जहां जहां मोदी साहब को कैंपेन की जरूरत है वहां वहां के चुनाव 8 चरणों में 7 चरणों में रखे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैंपेन की सुविधा को देखते हुए चुनाव आयोग अलग अलग चरणों का में मतदान करवाता है। ये हमने पहले भी देखा। ये जो 3 मौजूदा महानुभाव हैं निर्वाचन सदन में, वहां भी हम देख रहे हैं कि वो चुनाव प्रचार की सुविधा को देखते हुए, अब मोदी जी के पास विदेश यात्राएं भी हैं, कई जगह माफी भी मांगने जाना है, कुछ और बातें हैं, तो हर जगह वो नहीं जा सकते, तो इसलिए अलग अलग चुनाव कराए गए। लेकिन अब आप सोचिए कि महाराष्ट्र में चुनाव लगभग मतलब बिल्कुल दहलीज पे चुनाव पे है। बहुत लंबे समय तक उसको आप टाल नहीं सकते, क्योंकि भारत के संविधान में है कि 6 महीने के अंदर असेंबली के 2 सेशन होने चाहिए, चाहे वो पिछली असेंबली हो चाहे वो अगली असेंबली हो, चाहे पिछली लोकसभा हो चाहे अगली लोकसभा हो, 6 महीने के अंदर दूसरा सेशन होना चाहिए। तो बहुत लंबे समय तक आप टाल नहीं सकते चुनाव महाराष्ट्र के। असेंबली के गठन होने की भी एक तारीख है, वो नवंबर में गठित होती है असेंबली, 18 या 19 नवंबर को जब भी। तो अब आप सोचिए कि हरियाणा में जो सर्वे आ रहे हैं, हरियाणा का जो मूड दिखाई दे रहा है, और जम्मू कश्मीर में प्रश्न नहीं उठता है, ये 2 चुनाव हार कर आप जाएंगे महाराष्ट्र में, तो पहली बात तो आपके जो वर्कर है उसका मोराल गिरा रहेगा। दूसरी बात, हरियाणा के चुनाव हारने के बाद अभी भी देखिए थोड़ा थोड़ा ये जो मीडिया, कॉर्पोरेट मीडिया है, उसमें सोरी सुबुगाहट है। कुछ लोग अब इंडिपेंडेंट भी बातें करने लगे हैं। हरियाणा के चुनाव हारने के बाद ये बढ़ जाएगा। ये किसान आंदोलन का पूरा मामला महाराष्ट्र भी चला जाएगा। महाराष्ट्र का किसान भी बहुत संगठित है, वो भी कई सैकड़ों किलोमीटर चल के मुंबई आता है। वो बात अलग है कि वहां पे मुंबई का मिडिल क्लास उनका स्वागत करता है, दिल्ली के मिडिल क्लास की तरह का नहीं है वहां पे। लेकिन हरियाणा के, महाराष्ट्र के किसान को भी वो यूनाइट करेगा, हरियाणा का किसान। तो इसका असर हरियाणा और झारखंड दोनों में होगा। तो चुनाव तारीखों का जो ये मामला है वो इस तरीके से पॉलिटिकली बीजेपी के लिए अगर वहां पे मुश्किल पैदा होनी है तो चुनाव की तारीख से नहीं वो मैनेज हो सकता। वो इसमें मैं गर्ग साहब से सहमत हूँ कि वो यहाँ तक डैमेज हो चुका है कि अब वो इस तरीके से होगा नहीं। दूसरा कि चुनाव आयोग ने जो अब आज किया है, वो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पे पहले से सवाल खड़े। अब वो और मतलब मजाक बन जाएगा इनको। चुनाव आयोग अब अपने आप को एक मजाक बनो, इनके लिए मीम्स बनेंगे, ये कॉमेडी बनेगी इनके ऊपर। इस तरीके का आप काम कर रहे हैं। आपको नहीं मालूम था कि लोकल फेस्टिवल है? आप तो बड़ा गणना करते हैं, बैठते हैं, मीटिंग करते हैं। फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट की अब कोई दिक्कत नहीं है। अब चुनाव एक ही तारीख में होंगे, जम्मू कश्मीर के आसपास होंगे, तो कोई डिप्लॉयमेंट की दिक्कत नहीं है। जब डिप्लॉयमेंट का रोना रो रहे थे महाराष्ट्र के साथ और झारखंड के लिए, तो चुनाव आयोग की मालूम पड़ रहा है कि लोकसभा का चुनाव आयोग ने कैसे कराया। मध्य प्रदेश का एक वीडियो वायरल, हम सब देख चुके हैं उसको। तो इसलिए एक बात और जो
राहुल गांधी की विदेश यात्रा पे राजीव जी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप भी कह चुके कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार वो अमेरिका जा रहे हैं और दो बातें वहां होने जा रही हैं। एक, नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद वहां जा रहे हैं और अमेरिका का जो सिस्टम है किसी भी लोकतांत्रिक देश का, खासकर पश्चिम का, वो नेता प्रतिपक्ष को एक प्रोटोकॉल की तरह से ट्रीट करता है। मैं नहीं मानता कि कमला हैरिस या जो कैंडिडेट है इस वक्त, चुनाव का माहौल वहां भी है, वो राहुल गांधी से मिलकर वो जोखिम लेंगी जो ट्रंप ने मोदी के साथ ले लिया था। वो थोड़ा सा इस बात का पालन करेंगी वहाँ पे चुनाव की स्वच्छता का कि वो पार्टीजन न दिखाई दे। लेकिन बहुत अहम इसलिए है कि राहुल गांधी वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अमेरिका का सिस्टम में देखिएगा कि एक व्यक्ति जो कि आते हैं यहाँ पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। यूएन जनरल असेंबली में अमेरिका जाएंगे नरेंद्र मोदी तो वहाँ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। बायलैटरल मीटिंग में भी पहले संदेश जाता है कि सवाल नहीं पूछे जाएंगे। वहाँ का व्हाइट हाउस का प्रेस डिपार्टमेंट भी इससे बहुत खिन्न रहता है क्योंकि उनके यहाँ दूसरे तरीके की मान्यताएं हैं। तो राहुल गांधी की यात्रा इसलिए बहुत अहम है और डायस्पोरा से मीटिंग होगी, वो सब तो बहुत अहम है ही है। तो और नरेंद्र मोदी अक्टूबर के महीने में एक बार फिर रशिया जा रहे हैं, रूस जा रहे हैं। फिर वो पुतिन से गले मिलेंगे, फिर जेलेंस्की कुछ बोलेगा, फिर इनको एक महीने बाद यूक्रेन जाना पड़ेगा, फिर अमेरिका को बताना पड़ेगा कि वो रूस गए थे तो क्या बात की। ये जो विदेश नीति को राजीव जी ऐसा बना दिया है कि इतना एक गंभीर विषय रहता है विदेश नीति, जहां आप बड़े स्तर के नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, दुनिया के प्रोसेस में, पीस प्रोसेस में, मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी में एक रोल प्ले करते हैं और साथ साथ अपनी संप्रभुता को भी, सॉवरेनिटी को भी प्रोटेक्ट करते हैं। हमने तो नहीं देखा राजीव जी, आप भी तमाम प्रधानमंत्रियों के साथ गए हैं विदेशों में, कि भारत का प्रधानमंत्री किसी और देश को रिपोर्ट करे कि उसने उस देश में क्या बात की। भारत का प्रधानमंत्री रिपोर्ट करता है लौटने के बाद, वो भारत के राष्ट्रपति को करता है, वो पार्लियामेंट को बताता है कि हमने क्या बात की विदेश में। दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष को नहीं बताता है कि हम क्या कर आए। ये पहली बार हम देख रहे हैं और ये सॉवरेनिटी का एक बड़ा सवाल खड़ा करता है नरेंद्र मोदी पर। बिल्कुल। तो ये जो नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं को और राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को, दोनों को मॉनिटर करना चाहिए। अमेरिका इसलिए भी देखेगा, पश्चिम खासकर अमेरिका और वेस्ट, कि वो चाइना को कंटेन करने की कोई ना कोई नीति चाहते हैं। भारत का एक बड़ा रोल देख रहे हैं जी। और वो केवल सामरिक रोल नहीं, आर्थिक रोल देख रहे हैं। उसका रोड मैप राहुल गांधी के पास है, नरेंद्र मोदी के पास नहीं है। इस दिशा में राहुल गांधी की यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट होगी। चाइना के बारे में वहां जाके वो क्या बोलते हैं राजीव जी। बिल्कुल, राहुल गांधी से ये सवाल भी चीन और भारत के संबंधों के बारे में सवाल पूछे जाएंगे और देश ही नहीं बल्कि विदेश में, खासकर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, रूस और यूक्रेन के बीच जो कुछ चल रहा है, बहुत सारे सवालों का जवाब राहुल गांधी से हम सुनेंगे जब वो अमेरिका में रहेंगे, क्योंकि वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस वो वाशिंगटन DC के प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। ये बता चुके हैं सैम पित्रोदा, आपने सुना। तो राहुल गांधी पर निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन राहुल गांधी की इस यात्रा के क्या मायने हैं और इसका देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, इसकी चर्चा इसलिए यहां पर पहले गर साहब ने भी अपनी बात इस पर रखे हैं। लेकिन यहां दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण कि जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो यहां कुछ काम मिल जाता है बीजेपी को, उनकी बातों को लेकर और तोड़ के मरोड़ के जैसे भी वो पेश करना, और वो भी अगर चुनाव का वक्त है प्रोफेसर रविकांत जी, ऐसे में तो बिल्कुल बीजेपी के लिए तो ये बहुत खुशी का वक्त है
कि राहुल गांधी 3 दिन के लिए ही सही लेकिन जा तो रहे हैं और कुछ कहेंगे, क्योंकि दिल के सच्चे हैं, बात सही सही कहते हैं और यहां पर किसी और हिसाब से, किसी और अंदाज में यहां पेश किया जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी वहां अंग्रेजी में बोलते हैं, यहां हिंदुस्तान में हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है और अपने हिसाब से उसको फॉर्मुलेट किया जाता है और शाम को 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे हल्ला बोल करवाया जाता है राहुल गांधी के खिलाफ। तो क्या कहें इसको, चुनाव के वक्त क्या यहां राहुल गांधी कुछ मसाला देने जा रहे हैं? ईमानदारी के साथ बोलते हैं, वो बोलेंगे भी देश की परिस्थितियों पर भी और इंटरनेशनल जो परिस्थितियां हैं उस पर भी। हम लोगों को राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी को परखने का ये जो पूरा 10 साल का समय मिला, उसमें बहुत स्पष्ट तौर पर चीजें दिखाई पड़ती हैं कि विदेश नीति को लेकर के और आर्थिक नीति को लेकर के राहुल गांधी एकदम स्पष्ट हैं, कहीं कोई हिचक नहीं है। क्या भारत की प्रतिबद्धता होनी चाहिए, किस देश के प्रति क्या भारत का व्यवहार होना चाहिए, ये वो बखूबी समझते हैं। और ये कांग्रेस पार्टी के लिए और इस देश के लिए सौभाग्य की बात है कि वो उस विरासत से आते हैं जिनको राजनीति, विदेश नीति, आर्थिक नीति की समझ है। इस तरह के मोदी जी जो आए थे ब्रांडिंग करके कि साहब चाय बेचने वाला एक प्रधानमंत्री बना, लेकिन मोदी जी ने सिर्फ बेचना ही जाना, इसलिए उन्होंने चाय बेचते बेचते देश के सारे संसाधन बेच दिए। प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए ये मोदी जी ने कभी समझा ही। और दूसरा वो व्यक्ति है जिसके नाना परनाना ने इस देश को सारा कुछ अपना दे दिया, इस देश के लिए दे दिया, आनंद भवन से लेकर के और सारी संपत्तियां, ये सब। वो बात अलग है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर जो चलता है तो उन भक्त मंडली को क्या कहेंगे आप, उनको पता ही नहीं। तो राहुल गांधी वही बोलेंगे जो देश के हित में होगा, जो उनके दिल में होगा। राहुल गांधी पॉलिटिक्स करने नहीं जाएंगे, ये हम सब जानते हैं। और उस वजह से अगर शाम को हल्ला बोल होगा, समस्या अब ये है उन गोदी एंकर्स की कि उस हल्ला बोल को कोई देख नहीं रहा है, और अगर देख भी लेता है तो कोई भरोसा नहीं कर रहा है। आप जरा अभी लाइव देख लीजिए कि आपको कितने हजार लोग देख रहे हैं और उन चैनल्स को लाइव देखने वाले कितने। वहां सैकड़ों की संख्या है, आपके यहाँ हजारों की संख्या है। राहुल गांधी का अपना जो यूट्यूब है उसको देख लीजिए, फॉलोवर मोदी जी के ज्यादा हैं, लेकिन राहुल गांधी को देखने वाले उनसे 10 गुने ज्यादा लोग। तो ये जो फर्क आया है इन 2 साल के भीतर, उस फर्क को अब मोदी जी कुछ भी कर लें, वो अब पाटा नहीं जा सकता, उसमें बदला नहीं जा सकता। इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि अब कुछ ऐसा मसाला गोदी मीडिया के लिए, गोदी एंकर्स के लिए मिलने जा रहा है। हाँ, वो उम्मीद में बैठे रहेंगे और एक भी अगर शब्द इधर का उधर होगा तो उस पर वो करेंगे। लेकिन मैंने कहा ना कि लोग अब भरोसा ही नहीं कर रहे हैं, लोगों का इस समय भरोसा सिर्फ राहुल गांधी। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि इस देश के सबसे कमजोर तबकों का नेता अगर कोई है, वो चाहे दलित हों, पिछड़े हों, आदिवासी हों, माइनॉरिटी के लोग हों, यहां तक कि महिलाओं का सबसे चहेता नेता। और उस लिहाज से नहीं, मोदी जी को तो हम लोग दूसरे ढंग से देखते हैं। जो लोग कहते थे कि राहुल गांधी देखिए सारी महिलाओं से हाथ मिलाते हैं, और वो असल में होता है कि जिसके दिल में कोई दाग ना हो, वो इतना महिलाओं से दोस्ती और महिलाओं से बहन बेटी की तरह जो व्यवहार, उस दर्द को जो महसूस राहुल गांधी ने किया, वो कोई उस तरह का व्यक्ति नहीं कर सकता। अभी तो गुजरात से बहुत सारी चीजें निकल के आ रही हैं, किस महिला की क्या जासूसी हो रही थी, क्या हो रहा था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब राहुल गांधी की इमेज को, वो भी तो कर लिया कि राहुल गांधी बहुत खतरा है इस देश के लिए, लेकिन वो भी नहीं चला। इसलिए मैं नहीं समझता हूं अब वो 24 कैरेट तो गोल्ड होता है, राहुल गांधी अब डायमंड बन चुके हैं, और डायमंड को अब आप दाग नहीं लगा सकते। हकीकत ये है, चाहे मोदी जी हो, चाहे पूरा बीजेपी का आईटी सेल हो, चाहे गोदी एंकर्स हो, वो अब राहुल गांधी के खिलाफ वो जो बैंड बाजा बारात शुरू करेंगे वो अब चलने वाली नहीं है। इसलिए मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, लोगों को टोटका करना है, वो बैठे रहें, इंतजार करते रहें। उल्टा ये होने जा रहा है कि जो इस देश का यूथ है, और वो यूथ भी जो बेंगलोर में है, जो
हैदराबाद में है, माने जो आईटी, वो इंजीनियरिंग और एमबीए वाला है, वो राहुल गांधी की तरफ ज्यादा उम्मीद से देखेगा कि आने वाले वर्षों में जब राहुल गांधी इस देश की बागडोर संभालेंगे तो उनके लिए क्या रोजगार सृजित होंगे, वो और क्या वो बात कर रहे हैं वहां से। जो लोग उम्मीद से हैं और आशा जिनकी है, वो जरूर राहुल गांधी को वहां से देख रहे होंगे कि राहुल गांधी क्या भारत के लिए एक नया सपना बुन करके वहां पेश कर रहे हैं, भारत अमेरिका के संबंधों को लेकर के क्या बात कर रहे हैं, भारत की क्या विदेश नीति होनी चाहिए, असल में वो क्या बात कर रहे हैं। राहुल गांधी नो डाउट कि वहां के ना चुनाव में कोई ये कहने जा रहे हैं कि अब की बार किसकी सरकार। राहुल गांधी वहां के लोगों से मिलेंगे, इंटेलेक्चुअल से मिलेंगे, और जो मैसेज उनको देना है वो देने के लिए वहां पहुंचेंगे। मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई चुनावी गणित होगा, जैसा मोदी जी हर जगह जाकर के करते हैं। पुतिन से अवार्ड ले लेंगे तो जेलेंस्की जब नाराज होंगे तो उनको गले लगते क्या हो, गले पड़ते हैं। तो वो स्थिति अब राहुल गांधी की नहीं है, और मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ने जा रहा है राहुल गांधी की शख्सियत पर। जी, राहुल गांधी की विदेश यात्रा की चर्चा भी लाजिमी है यहाँ, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो देश में चर्चा में वो खुद छा जाते हैं, इसलिए हम यहाँ कर रहे हैं। और दूसरा, ये वो वक्त है जब चुनाव सामने है, और सबसे बड़ी बात कि जम्मू कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव 10 साल बाद करवाए जा रहे हैं, जो चुनाव 5 साल पहले होने चाहिए थे। और लेकिन एक यहाँ और भी उस राज्य के लिए जो एक दुर्भाग्य है वो ये है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। आप जानते हैं 2019 5 अगस्त की बात है, जब 370 के कुछ प्रावधानों को, आर्टिकल 370 के कुछ प्रावधानों को हटाया गया था। लेकिन राहुल गांधी और उनकी चर्चा यहाँ हम क्यों कर रहे हैं, जरा एक बार प्रेम कुमार जी जल्दी से आपके पास आना चाहता हूँ, फिर क्लोजिंग कमेंट के लिए आऊँगा गर्ग साहब के पास में। प्रेम कुमार जी, कैसे देखा जाए राहुल गांधी की यात्रा? क्या आप भी देखते हैं कि यहाँ हिंदुस्तान में जो राजनीति है वो अब उसका बहुत बड़ा हिस्सा राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमने लगा है, और नरेंद्र मोदी के कई सारे जो डिसीजंस और पॉलिटिक्स खासकर वो भी राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है? जी देखिए राजीव जी, आपके प्रश्न का जवाब जो है आरएसएस के शिविर से निकल करके आ रहा है। हम लोग क्या बोले, आरएसएस की बैठक में ये बात कही जा रही है कि राहुल गांधी का प्रताप जिस तरीके से बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से खारिज हो रही जनता के बीच, अब आने वाले समय में बीजेपी क्या एक भी स्टेट बचा पाएगी? ये बात हम लोग नहीं बोल रहे हैं, आरएसएस के भीतर चिंता हो रही है कि बीजेपी अब आने वाले चुनाव में कोई भी स्टेट बचा पाएगी क्या? अब ये क्यों हो रहा है? ये पूरी राजनीति को राहुल गांधी ने बीते 2 सालों में, 2.5 सालों में बदल कर रख दिया है, और संविधान की चिंता करने को बीजेपी मजबूर हुई, सेकुलर वर्ड को स्वीकार करने के लिए बीजेपी मजबूर हुई, यहाँ तक कि सेकुलर सिविल कोड, और आज जो आपको असम में हुआ है कि नमाज में ब्रेक लगा है, नमाज का ब्रेक जो है ख़त्म किया गया है, उसको भी इसी 2 घंटे का ब्रेक, उसको भी सेकुलरिज्म के हिसाब से जस्टिफाई कर रहे हैं। कम से कम बीजेपी आई तो सेकुलरिज्म के हिसाब से जस्टिफिकेशन देने। ये बहुत बड़ा बदलाव आया है, क्योंकि ये तो कम्युनल थिंकिंग रखते थे, सेकुलर को सिकुलर बोलते थे, मजाक उड़ाते थे सेकुलर बोलने वालों का, बल्कि बोला जाता था देखो सेकुलर जा रहा है, अगर उनके अपोजिशन कोई जा रहे हो, अपोजिट विचार वाले लोग, तो उसको सेकुलर जा रहे, सेकुलर एक गाली के तौर पर उन्होंने डेवलप करने का प्रयास किया, और उस गाली को उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया। तो ये जो राजनीति बदली है, बदल रही है, चाहे आज बीजेपी बात कर रही है कि जातियों में बांटने की कोशिश हो रही है, ये बोल करके जातीय जनगणना का विरोध कर रही है, लेकिन हिम्मत नहीं है कि खुलकर बोले कि हम जातीय जनगणना के खिलाफ हैं। ये बोलवाने के लिए उनको कंगना रनावत का मुंह चाहिए, मुख चाहिए, उनकी जुबान से वो बोलवा रहे हैं कि जातीय जनगणना जो है गलत है।
आज उनके सहयोगी दल जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। यानी राहुल गांधी का डिक्टेशन एनडीए के भीतर चला गया है, बीजेपी में भी चला गया है, जिसका वो अपोजिशन विरोध नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो राजनीति बदल रही है, इस राजनीति का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और जो जो काम उन्होंने किया वो उलट उनको करना पड़ रहा है। आप हाल में मैं उनकी माफी का भी जिक्र करूंगा। नरेंद्र मोदी जी ने जो माफी मांगी महाराष्ट्र में जाकर के और जिस अंदाज में मांगी उसकी चर्चा हो रही है, लेकिन कोई सोच सकता था कि नरेंद्र मोदी माफी मांगेंगे? आज वो माफी मांग रहे हैं, इसका मतलब वो राजनीति का बदलना ही है और जिसका पूरा श्रेय राहुल गांधी को जाता है। राहुल गांधी अगर मणिपुर नहीं गए होते दो बार, अगर उन्होंने यात्राओं के जरिए मणिपुर का किस्सा लोगों के बीच नहीं सुनाया होता, तो क्या मणिपुर की वो सारी घटनाएं दुनिया के सामने आ पाती? क्या मणिपुर विषय पर सदन में बोला जा पाता? नहीं होता। एक आवाज उठाने की एक हिम्मत जो उन्होंने दिखलाई थी, वो बाकी घटनाओं में भी नजर आता है, उसका असर पड़ा है। और आज अगर देश भर में लोगों में बोलने की क्षमता हुई है, छात्र आंदोलन कर रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो ये इसका एक एटमॉस्फेयर बना है। और ये एटमॉस्फेयर बनाने में अपोजिशन और उनके नेता राहुल गांधी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो उन्होंने जो एक इकोसिस्टम बनाया, जिसने नरेंद्र मोदी जी के बनाए हुए इकोसिस्टम को ध्वस्त कर दिया है। और ये लड़ाई पहले से चल रही थी। आप याद कीजिए, विदेश में ही शायद उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी के इमेज को तोड़ना जरूरी होगा, नरेंद्र मोदी को अगर हराना है। तो वो भी अंग्रेजी में ही बोला गया भाषण था, वो जिसको डिस्टोर्ट करके यहाँ फैलाया गया कि नरेंद्र मोदी को इमेज तोड़ना चाहते हैं। दरअसल उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी एक ब्रांड बन गए हैं, एक विचारधारा का और एक किस्म का, और अपना जो उन्होंने आभा मंडल क्रिएट किया है, उसको जब तक नहीं तोड़ा जाएगा, उनका छद्म जो उनकी छवि बनी है उसको जब तक नहीं तोड़ा जाएगा, तब तक ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती। तो अब वहां बात पहुंच गई है, लोगों ने देख लिया है नरेंद्र मोदी क्या है। वो जो सूट बूट की सरकार जो उन्होंने कही थी, उस बात को उन्होंने साबित कर दिखाया। समय लगा, कहाँ पहले चुनाव की बात थी, सूट बूट की सरकार 2014 के बाद की बात थी, और वो 2024 में आकर के सूट बूट की सरकार बात को उन्होंने लॉजिकली साबित कर दिखाया। तो ये है बदलाव को, जिसको हम संक्षेप में बोले, समेट रहे हैं आप बात को अपनी, तो वो ये है बदलाव जो राहुल गांधी ने करके दिखाया है। और इसीलिए आरएसएस खेमा ये कह रहा है, बात कर रहा है, चर्चा कर रहा है, राहुल गांधी का नाम लेकर के आरएसएस में बात हो रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अगला विधानसभा एक भी स्टेट में जीत पाएगी। ये बदलाव आया है। जी गर साहब, आपका एक लंबा अनुभव है, देश की सियासत को बहुत नज़दीक से उस ज़माने से देख रहे हैं जब आज आपातकाल की बात बहुत होती है, तो इसलिए भी इसकी चर्चा। लेकिन राहुल गांधी के इस राजनीति को और उसमें नरेंद्र मोदी की 4 जून के बाद की राजनीति को अगर देखा जाए, कैसे आप देखते हैं? क्या नरेंद्र मोदी की राजनीति में परिवर्तन आया है 4 जून के बाद से? देखिए, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की राजनीति में कोई तुलना नहीं की जा सकती। राहुल गांधी का जन्म जो हुआ है, जिस परिवार में हुआ है, 50 साल से जब से उन्होंने होश संभाला है, उसको अपने परिवार में देख रहे हैं। इंदिरा गांधी के रूप में देख रहे हैं, राजीव गांधी के रूप में देख रहे हैं, सोनिया गांधी के रूप में देख रहे हैं। और उनके घर में, उनकी आत्मा में जो जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू का जो इतिहास भरा हुआ है, उसके परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी को देखना चाहिए। नरेंद्र मोदी पिछले 20 सालों में एक
राजनीतिक षड्यंत्र की कहानी है कि वो कैसे पार्टी में अपने लोगों को रास्ते से हटाकर गुजरात में जितने लोग थे अपनी ही पार्टी में या जितने थे आरएसएस में, जितने वीएचपी में थे गुजरात में, सबको रास्ते से हटाकर और फिर ऑल इंडिया बीजेपी में भी, आपको अगर याद हो, क्या लोगों की याददाश्त बड़ी कमजोर हो गई। अगर गोवा में जो हुआ और गोवा में जिस तरह से प्रस्ताव पारित हुआ और उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने जो विरोध किया और उनकी जो घेराबंदी की गई लाल कृष्ण आडवाणी की पृथ्वीराज रोड पर, अगर उसको देखें तो आपको समझ में आएगा कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की कोई तुलना ही नहीं है, कहीं से तुलना नहीं है। मतलब एक इतिहास की तुलना एक भूगोल से की जा रही है, ये है मतलब ये कि हम तो इसलिए कोई मतलब नहीं है दोनों की तुलना का। और एक ये बबल की तरह पैदा हुए, जो जैसे हम कहते हैं ना, हर्षद मेहता का बबल फूट गया, जिस तरह से वो आकाश में, आपने देखा हो अगर हर्षद मेहता का आपको याद हो पूरा का पूरा, याद हो किस्सा, सूटकेस याद हो, उनका जेल जाना याद हो, तमाम चीजें, उनकी मौत याद हो, ये राजनीति का एक और बबल है जो नरेंद्र मोदी का उदय है। लाल कृष्ण आडवाणी के उदय, अटल जी के उदय में और इनके उदय में फर्क है। वो अगर अटल जी का जीवन देखें आप, आडवाणी जी का जीवन देखें कि पाकिस्तान से किस तरह से संघर्ष करके वो आए और कैसे अपने लिए जगह बनाई, या संघ के बड़े बड़े लोगों का जीवन देखें आप और उनकी तुलना में इनको देखें आप, तो जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। तो इसीलिए जब अटल जी जाते हैं गुजरात दंगों के बाद और उनसे कहते हैं कि राजधर्म का पालन कीजिए, तो फिर अटल जी को बताया जाता है कि राजधर्म क्या होता है और 2004 में हरवा दिया जाता है। तो ये कोई तुलना नहीं है राजीव जी, हमने को तुलना करना भी नहीं चाहिए। राहुल गांधी बहुत, पार्लियामेंट में जो आदमी कह चुका हो कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है, और जो आदमी कह रहा है प्रधानमंत्री नहीं बनना है, और जो हार रहा है वो बार बार कह रहा है कि मैं प्रधानमंत्री बनने वाला हूं, आप फर्क तो देखिए कि मतलब अपने आखिरी लाल किले के उद्बोधन में कह रहे हैं कि मैं तीसरी बार भी आऊंगा, और फिर से कहना शुरू कर दिया कि 2029 में भी हमारी सरकार बनेगी। एक जो ऑब्सेशन है पद के साथ, वैभव के साथ, हवाई जहाज के साथ, श्रृंगार के साथ, फोटोग्राफरों के साथ, महंगी कारों के साथ, राजनेताओं से गले मिलने का जो एक एडिक्शन हो जाता है, आप सोचिए कि वो एडिक्शन खत्म कैसे होगा। अगर किसी को नशे की लत हो जाए तो आप वो कैसे उसका डी एडिक्शन कैसे करेंगे। ये सत्ता का नशा है, और उस नशे की पूर्ति के लिए जैसे आदमी सब कुछ करता है, किसी भी हद तक जाता है नशे का इंजेक्शन लेने के लिए, ये सत्ता का नशा है। इसमें राहुल गांधी को सत्ता इतने नजदीक से देखी है कि अपनी दादी की हत्या को होते हुए देखा है, अपने पिता की लाश को लेके आए हैं, वो टुकड़े टुकड़े लाश जो हो गई थी उसको लेकर आए हैं, और जो रोकता है अपनी मां को प्रधानमंत्री बनने से 2004 में, आप वो उसको कोई प्रधानमंत्री बनने का शौक नहीं है। उसके जो मैं समझ पा रहा हूं उनके मन में ये है कि
इतना ज्यादा इनके परिवार को तंग किया गया है कि वो चाहते हैं कि इनको हटाया जाए। और इतने लोगों के साथ अन्याय हुआ। अभी भी गुजरात में कितने लोग जेलों में पड़े हुए हैं और अभी भी कितने लोगों को जेलों में डाला जा रहा है। आप पता कीजिए पंजाब में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में जो छापे पड़ रहे हैं और लोगों को जेल हो रही है। तो इसलिए क्या क्या राहुल गांधी को समझना थोड़ा सा मुश्किल काम है। हम एक राहुल गांधी को एक फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर देखते हैं, क्योंकि हम लोगों ने तो अलग करके देखा ही नहीं है सत्ता से या पद से। तो वो एक दिक्कत है इस देश की कि वो हम एक उसमें मोदी जी का विकल्प नहीं है राहुल गांधी। राहुल गांधी अपने आप में एक मतलब वो अलग चीज है कि वो डिजर्व करते हैं कि भाई ये कौन होना चाहिए। ये अलग बात है ना। और आज देश में आप बताइए कि बहुत कम लोगों ने इस चीज को देखा होगा कि आप ही से पूछता हूं मैं कि आप बताइए कि देश में किसी जमाने में ममता बनर्जी, मायावती, चंद्रा बाबू, नीतीश कुमार, अखिलेश, अरविंद केजरीवाल, ये तमाम लोग प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। आज आपको दिखता है क्या कोई इनमें से कि ममता दिख रही है आपको, या अरविंद केजरीवाल दिख रहे हैं, या नीतीश कुमार दिख रहे हैं? कोई दिख रहा है क्या? केवल एक आदमी दिख रहा है। क्यों? राहुल गांधी ने तो इन सबको नहीं हटाया अपने प्रतिस्पर्धा से। न नीतीश कुमार को हटाया, न ममता को हटाया, न चंद्रा बाबू को हटाया, न केसीआर को हटाया, न मायावती को हटाया, न अखिलेश को हटाया, न अरविंद केजरीवाल। सब लोग अपने आप मार्जिनलाइज हो गए। आप बताइए ना। आप मतलब मैं एक सवाल छोड़ रहा हूं देश के लिए। बिल्कुल बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि भाई जी कि कौन है बताइए ना। मतलब उन्होंने एलिमिनेट नहीं किया राहुल गांधी ने। तो राहुल तो लेके आए नीतीश कुमार को, ये खुद एलिमिनेट हो गए अपने आप, नेशनल मेन स्ट्रीम से एलिमिनेट हो गए। तो आज सारा जो पूरा देश और दुनिया है वो उसकी नजर एक ही आदमी पर है। ये राहुल गांधी के बारे में बात इसलिए नहीं करते हैं हम कि वो मोदी को चुनौती दे रहे हैं या मोदी को हटा रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं कि वो एक उनमें एक स्टेट्समैन जो उनके परिवार में एक संस्कार के तौर पर विकसित हुआ है, जिनको पता है सिस्टम क्या है, सिस्टम के अंदर क्या है, जिनको रात को 1:30 बजे कोई वहां वायनाड में जगा के कहता है ईडी वाले आपको आ रहे हैं। मतलब आप सोचिए कि उस आदमी की सिस्टम में कोई तो इज्जत होगी ना, कि कोई 1:30 बजे 2 बजे उनको जगा के 1:53 पे वो ट्वीट कर रहा है। तो उनकी सिस्टम में पकड़ है, उनकी पकड़ नहीं है, सिस्टम को उन पर भरोसा है। ये है पूरा का पूरा मामला, और कुछ नहीं है ये। और इस सरकार के खिलाफ अगर रिवोल्ट होगा ना राजीव जी, तो सिस्टम करेगा और कोई नहीं करेगा। जुडिशरी देख रहे हैं कि नहीं आप किस तरह से कर रही काम। नवंबर में रिटायरमेंट है चंद्रचूड़ का, उसके पहले आप देखिएगा। जी 75 साल पूरे हो गए हैं। 75 साल पूरे हो गए हैं। आपने जुडिशरी का जिक्र कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट के 75 साल हो गए। उस पर कपिल सिब्बल ने साफ साफ कहा कि सीजेआई को ही कि आप बेल और जेल के बारे में जो कहते हैं, कहते कुछ और हैं और होता कुछ और है कोर्ट में। और तो ये भी एक सीधे है कि सीधी सीधी बात रखी भी जा रही है। लेकिन जिस तरफ आपने इशारा किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि आने वाले समय में, क्योंकि पीएमएलए पे भी अभी बहस जो चली पिछले दिनों, उसमें भी बहुत सारी बातें खुल के, और उसी में ये जेल और बेल का जिक्र भी आया है। तो बहुत कुछ जो इशारा आपका है। बेल इज ए राइट
जेल इज एन एक्सेप्शन। जी। और वो जो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि नीचे की अदालतों को भी इस पर सोचना चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं नीचे की अदालतें भी इसको नहीं। तो मैं एक आखिरी बात ये कहना चाहता हूं कि आप देखिए कि हमने हरियाणा की बात की जी, महाराष्ट्र की बात की, जम्मू कश्मीर की, झारखंड जैसी जगह जहां बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अभी लोकसभा चुनाव में सबसे कम नुकसान झारखंड में हुआ बीजेपी को, केवल 3 सीटों का नुकसान हुआ। और वहां बीजेपी काफी मजबूत हालत में रही, हेमंत सोरेन के अंदर होते हुए भी। वहां हालत यह है कि हेमंता विश्वास को दे दिया उन्होंने झारखंड, और वहां वो हेमंत सोरेन से कह रहे हैं कि आप बीजेपी में आ जाइए, जो ऑफर दिया है उन्होंने। तो बहुत 4 राज्यों में, 5 राज्यों में बहुत बुरी हालत है इनकी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चाहे वो महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, और झारखंड पर निगाहें टिकी हुई हैं। अभी आपने देख लिया कि कैसे चंपाई सोरेन जा चुके हैं, और हेमंत सोरेन पर भी डोरे डाले जा रहे हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है जिधर प्रेम कुमार जी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि आज से 3 दिवसीय शिविर आयोजित की गई है, और वो भी उसका आयोजन हुआ है केरल में आरएसएस का। और वहाँ पर चिंता हो रही है कि राहुल गांधी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, वैसी राजनीति में तो हम स्टेट दर स्टेट यानी राज्य दर राज्य हम हारते चले जाएंगे, तो फिर कैसे आगे हमारी गाड़ी बढ़ेगी। और उसमें ये 2 राज्य जिसमें बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही है, 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव, और उसके बाद इधर हरियाणा के चुनाव का असर क्या कुछ पड़ेगा, और उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड, हो सकता है बिहार में भी जल्दी चुनाव हो जाए, और दिल्ली में चुनाव इस अगले साल फरवरी में होना है। तो बहुत कुछ है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हम लोग इस पर चर्चा करते रहेंगे। इस बीच राहुल गांधी विदेश जाएंगे 8 से 10 तक अमेरिका, और उसके बाद देश की सियासत में उसका भी कुछ हलचल जरूर आप देखेंगे। आज इस कार्यक्रम को यहीं